हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सर जी ऑनलाइन। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग, अपनी जिंदगी को उम्दा तरीके से जी रहे होंगे। और जो स्टील का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है, आई होप आपने बेहतरीन तरीके से डीपली कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी होगी और तुरंत की तुरंत अपने जहन में बिठा लिया होगा। सो बाय द वे, दोज हु आर प्रेजेंट हियर, आई वांट टू से दैट जय हिंद, जय है भारत, वंदे मातरम अपने तहे दिल से। और हम आप सभी की चलिए, बच्चे आए हैं यहाँ से, बच्चे आए हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाओ ज्यादा से ज्यादा। तो मैं अभी तक क्या करवा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं, समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। बच्चे जल्दी से बने और मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करना चाहूंगा। आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आता है कनेक्शंस। आज से पहले आप लोगों ने कनेक्शंस पढ़े होंगे, नो डाउट, बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये सारा का सारा जेई लेवल चलेगा, पीएसयूज तक के काम आ सकता है जो आज पढ़ाऊंगा। और पढ़ाने में क्या करवाने वाला हूं, मेन पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के पीछे का जो कंसेप्ट है, जो डीप कंसेप्ट है, हमको थ्योरी नहीं समझ में आती, फील आता है मन में, फील से समझने वाले हैं। तो लेक्चर अच्छा जाने वाला है, ले देकर मुझे बच्चों का इंतजार है, थोड़े बच्चे बने तो मैं स्टार्ट करवाता हूं यहां से, ठीक है? चलिए, लुकिंग सो हैंडसम, अरे ओ भाई बस चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, एनवायरमेंट सोम भी खत्म करना, फिर न्यू सब्जेक्ट कराइएगा। देखते हैं यार, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? जो मैनेजमेंट कहेगी अपने को फॉलो करना पड़ता है। स्टील का पहला लेक्चर महफूज हुसैन जी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल पर स्टील की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, और थोड़े से बच्चे बनते हैं तो मैं स्टार्ट करवाता हूं, क्योंकि अगर ये छूट गया ना तो बीच में फील आना डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे चाहिए वो फील के साथ समझना, वो चीज मुझे चाहिए आप लोगों की, ठीक है? तो इसीलिए मैं रुका हुआ हूं। अभी और बच्चे थोड़े से बने तो स्टार्ट करता हूं। बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा कि सर टाइम वेस्ट हो जाता है, 2-4 मिनट में कुछ नहीं जाता, बट 2-4 मिनट वेट करने से उन बच्चों का भला हो जाएगा, शुरू से समझेंगे तो, ठीक है? चले, क्या चल रहा है? पंडब महातो, हमारा स्टील चल रहा है, स्टील के लेक्चर्स हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं, पूरा पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है जेई तक का। देखो यार, जो आपके सब्जेक्ट छूटे हैं जितने भी इस चैनल पर, वो छूटे नहीं है, वो मैं कराऊंगा, सब्र रखो, ठीक है? अच्छा, सुनीता सिंह कह रही है सर, मम्मी कहती है आप हैंडसम हो, या और कोई भी कहता है। देखो यार, अपन दिल से सिंगल, हक से सिंगल, और कोई कहने वाली तो शायद बनी नहीं है जिसको हम कभी हैंडसम लगे, कोई दोस्त भी नहीं कहता। हाँ, मम्मी बचपन से कहती है कि हैंडसम है, तो ठीक है, जिसने कहा उसी पे खुश हो जाते हैं हम तो। चलिए सर, और बताइए क्या चल रहा है फॉग के अलावा? जस्ट जॉकिंग सर। अरे सही बात बताऊं मिंटो दास जी, अभी तो फॉग ही चल रहा है, ठीक है? चले सर, लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा, लेक्चर डाउनलोड नहीं होगा। आपको ये क्या मिला है यूट्यूब पे अभी सर जी ऑनलाइन का, ये प्लेलिस्ट का लिंक मिला है आपको सर जी ऑनलाइन की तरफ से, आप क्लिक करके प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। बच्चे नहीं आए यार, क्या दिक्कत है? चले, बाय द वे, जितने बने हैं उनको आगे पढ़ाना चाहेंगे। हमने कल के लेक्चर में अपना कनेक्शंस का थोड़ा बहुत टॉपिक डिस्कस करा था, मैंने आपको कोडल प्रोविजंस के बारे में बता दिया था, एंड आई होप आपको वो कोडल प्रोविजन सारी समझ में आई होगी। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को पिच के बारे में बता दिया था, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस के बारे में बता दिया था, गेज के बारे में बता दिया था, ये सारी चीजें, डायमीटर ऑफ द रिवेट, डायमीटर ऑफ द होल, डायमीटर ऑफ द बोल्ट, इन सारी चीजों के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, एंड आई होप ये सारी चीजें जहन में बैठ चुकी है अच्छी तरीके से। आज मैं करने क्या वाला हूं, आज मैं मेन चीज पर आऊंगा कि मुझे ना कनेक्शन डिजाइन करना है। कहने का क्या मतलब है कि आज मैं कनेक्शंस को डिजाइन करने सीखने वाला हूं कि भैया आपको पता है यार कि स्टील का मेंबर होता है, इस स्टील के मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ा जाता है, और जोड़ा कुछ इस तरीके से जाता है कि ये बिल्कुल एकदम लाइफ भर, जितनी भी इसकी डिजाइनिंग लाइफ हम लोगों ने रखी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही, किसी तरह की कोई दिक्कत प्रोड्यूस ना कर दे, एकदम ऐसा का ऐसा रहे, और थोड़ा बहुत अगर मेरा लोड एक्सीड करता है तो भी कोई फर्क ना पड़े, ये एकदम अपनी पोजीशन पर ऐसा का ऐसा रहे, एज इट इज। समझ आया? तो डिजाइनिंग का मतलब आप बचपन से जानते आए हो सिविल इंजीनियरिंग में,
डिजाइनिंग का मतलब होता है उसको बनाना और कुछ इस तरीके से बनाना कि हम लोगों को पूरा का पूरा उसका एफिशिएंसी मिल जाए, जितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, उसकी स्ट्रेंथ मिल जाए जितनी मुझे चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी मिल जाए जितना मुझे चाहिए। ले देकर कहने का मतलब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लगाना। अभी असली डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? असली डिजाइनिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर मुझे कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स देने हैं। पहली चीज, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स देने हैं, कितना पैटर्न देना है उनका, जो मेरे को प्लेट प्रोवाइड करनी है। भैया क्या होता है कि बट ज्वाइंट जब हम पढ़ते हैं तो प्लेट देते हैं, कवर प्लेट, तो वो विड्थ कितनी होनी चाहिए प्लेट की, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए प्लेट की। समझ आ रहा है? अभी बात आती है कि पैटर्न कैसे देना है। पैटर्न इन द सेंस आता है कि मुझे यहां पर चेन रिवेटिंग देना है कि डायमंड रिवेटिंग देना है। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। सर ओबीएस खोलिए, ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है। तो ये सारी चीजों को पता लगाना, दैट इज नोन टू बी एज द डिजाइनिंग। क्लियर हो रहा है? अभी यहां पर बात आती है कि डिजाइनिंग करना तो है, डिजाइनिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है। देखो क्या होता है जनरली, मैं डिजाइनिंग किसकी पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, समझ में आती जाएंगी फ्लो के साथ चीजें। मैं डिजाइनिंग किस चीज की कर रहा हूं यहां पर? मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों बोल्ट्स की या रिवेट्स की। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं आएगा, बोल्ट्स की या रिवेट्स की। ठीक है, अभी यार बोल्ट की और रिवेट की डिजाइन कर रहा हूं तो देखूंगा किस चीज को? मैं ऑब्वियसली बोल्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखूंगा, कौन सा फोर्सेस कैसे लग रहा है उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। या मैं कहना चाहूंगा कि मैं अगर मेरे बोल्ट पर किसी भी तरह का मोमेंट आ रहा है, मोमेंट को भी देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्यारे देवियों सज्जनों? फोर्सेस है तो फोर्सेस और अगर मोमेंट है तो मोमेंट, दोनों चीजें हैं तो दोनों को देखना पड़ेगा और उनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने बोल्ट को कुछ इस हिसाब से डिजाइन करना है कि ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे। तो ये चीज मैंने क्यों बोली? देखो दो तरीके का जनरली डिजाइन बनाया गया है। एक होता है एक्सियल कंडीशंस, एक होता है एक्सियल कंडीशन और दूसरा होता है इसेंट्रिक कंडीशंस। मैं दोनों को समझाना चाहूंगा आप लोगों को। सपोज मेरे पास मेरी एक प्लेट है और इस प्लेट पर मैं एक दूसरी प्लेट लगाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कुछ बोल्ट प्रोवाइड कर दिए। अभी पहले केस को मैं बताऊंगा जिसको मैंने कहा है एक्सियल केस। इसका मतलब क्या है? आपको पता है आपने 4 बोल्ट दिए हैं, इन चारों बोल्ट का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, जिसको मैंने कहा ये बीच वाला पॉइंट। अगर मेरा फोर्स ठीक इस पॉइंट पर लग जाता है, अगर मेरा फोर्स ठीक इस पॉइंट पर लगता है, सारा का सारा जो फोर्स लगना है वो इस पॉइंट पर लगता है, तो मैं क्या कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये एक्सियल कनेक्शन है। समझाऊंगा, फील आएगा पूरा, ध्यान दो दूसरी चीज पर। और अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि अभी फोर्स ना यहां नहीं लग रहा, अभी फोर्स यहां नहीं लग रहा, यहां लग रहा है, फोर्स अभी यहां लग रहा है, अब जरा समझ के देखो कि यार ठीक है आपने फोर्स लगा दिया, इस पर जोर आ गया, फोर्स आ गया, लेकिन इधर फोर्स लगाने से ना ये चीज घूमने की कोशिश करेगी। समझ आ रहा है क्या भैया? ये है, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। यहां लोड लगाऊंगा तो कुछ नहीं हो रहा, यहां लोड लगाऊंगा तो घूम रहा है, यानी इधर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, फोर्स भी आ रहा है और मोमेंट भी आ रहा है। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। समझ आया? दोनों को अलग अलग से डिजाइन करेंगे, पहले एक्सियल समझा देता हूं फिर इसेंट्रिक पर आ जाता हूं। अब जरा एक्सियल कंडीशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, समझते रहिएगा ऐसे ही, कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं रटना, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो हेडिंग डालेंगे पहले सिंपल कनेक्शंस की तरफ, जिसको मैं कहूंगा एक्सियल कनेक्शन। बात आती है यहां पर जेंटलमैन कि एक्सियल कनेक्शन में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मोमेंट कितना होता है, 0।
यहां किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करा जाएगा, ओनली फोर्सेस अप्लाई होंगे। अच्छा जरा प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं, कुछ नहीं थ्योरी, प्रैक्टिकली यहां पर एक प्लेट आई और मैंने क्या करा, इन दोनों प्लेट्स को बोल्ट की हेल्प से ज्वाइन करने की कोशिश करी और मैंने कहा कि यहां ना मोमेंट का कोई सीन नहीं है, लेकिन फोर्सेस आ सकता है बेहतरीन तरीके से। तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए यार, एक बोल्ट के ऊपर प्लेट की वजह से क्या क्या फोर्सेस आ सकते हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया, एक फोर्स कौन सा आ सकता है बोल्ट के ऊपर, दैट इज नोन टू बी एज द शीयरिंग फोर्स। पढ़ाया क्या मैंने आप लोगों को। दूसरा फोर्स कौन सा आ सकता है, दूसरा आ सकता है बियरिंग फोर्स। जिसको नहीं पता मेरा लेक्चर 1 देखिएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। दूसरा आ सकता है बियरिंग फोर्सेस। और थर्ड, अभी मैंने क्या करा, मैंने बोल्ट को बेहतरीन तरीके से देख लिया। क्या 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 खाली बोल्ट दिखेगा, ना 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 ना, कल ही बताई थी कि हो सकता है आपकी प्लेट भी टूट जाए, हो सकता है आपका प्लेट भी टूट सकता है। तो भैया बोल्ट के साथ साथ जरा प्लेट को भी मद्देनजर रख लेना, क्योंकि किसी भी हालत में प्लेट नहीं टूटना चाहिए। फिर क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, तीसरा मैं क्या कहता हूं, टीयरिंग ऑफ द प्लेट। मैंने कहा कि अगर मैं कोई कनेक्शन देता हूं तो ये 3 चीजें असल में मेरे साथ, सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करिए, हाँ अभी दिख रहा होगा आपको। पता है ये 3 चीजें जनरली मेरे साथ घट सकती हैं। आप युद्ध में निकले, आपको पता है कि आपके पास गोलियां दुनिया भर की आनी है, तो आप क्या करोगे, गोलियों से बचने के लिए कुछ सामान ले लोगे, बुलेट प्रूफ जैकेट। आपने क्या करा, आपको पता है कि भैया रोड जो है युद्ध के मैदान में रोड बड़ी गंदी है, उबड़ खाबड़ रोड है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, घोड़ों पर नहीं चलना चाहोगे, आप पैदल भाग के जाना चाहोगे। क्यों, क्योंकि गड्ढे ज्यादा है। लेकिन एक चांस ऐसा बन रहा है, मेरे भावों को समझना, एक चांस ऐसा बन रहा है वहां पर कि पीछे से दुश्मन बैठा मेरे को तीर से वार कर सकता है, पीछे से तीर से वार कर सकता है वो। तो मैं क्या करूंगा, वो जो चांस है तीर वाला, वो खाली 1% चांस है, समझना। गोलियों वाला बहुत ज्यादा चांस 90%, गड्ढों वाला 90%, लेकिन तीर वाला 1% है। अरे अगर 1% भी तीर आपकी पीठ में लग गया ना, तो युद्ध नहीं लड़ पाओगे किसी भी तरीके से, तो आपको उस 1% को भी मद्देनजर देना पड़ेगा। तो भैया आप क्या करोगे, कुछ ऐसी चीज देखोगे कि तीनों चीज कवर अप हो जाए। मेरी भाषा को समझना, कुछ ऐसा सोचोगे कि तीनों चीज उसमें कवर अप हो जाए और मेरे को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। अब आते हैं मेन चीज पर। मैंने कहा शीयरिंग और बियरिंग तो लग ही रहा है, टीयरिंग भी लग रहा है, इसके चांसेस मिनिमम है। लेकिन डिजाइन करने के टाइम पर मैं क्या देखूंगा, डिजाइन करने के टाइम पर जो भी इनमें से सबसे कम होगा उसके लिए डिजाइन करूंगा, जिसकी ताकत सबसे कम होगी उसके लिए डिजाइन करूंगा, बाकी तो अपने आप सेफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डिजाइनिंग के लिए मैं इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको एडॉप्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं मिनिमम के लिए करता हूं ना, सबसे कमजोर को ताकतवर बनाने की कोशिश करता हूं, तो बीच के जो बंदे हैं वो तो ट्रेनिंग कर ही लेंगे। समझ में आ रहा है। मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, अगर मेरे अंदर थोड़ी नॉलेज है तो मैं पास हो ही जाऊंगा। समझ आया, वही चीज है। अभी एक और बात यहां पर आती है, यहां पर भैया बोल्ट के ऊपर 2 चीजें लगती हैं जनरली, एक कहलाता है शीयरिंग तो दूसरा कहलाता है बियरिंग। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो बोल्ट की असली ताकत बताई जाती है कि बोल्ट को किसके लिए डिजाइन करोगे। तो भैया एक चीज तो आई, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मैं नाम देता हूं रिवेट वैल्यू। अच्छा ये रिवेट वैल्यू होता क्या है, मेरी शब्द समझ आ रहे हैं, जल्दी कॉपी में लिखते रहो इसको साथ के साथ। मैं ऊपर से मिटा के जरा मेन मुद्दे पर आऊंगा। अभी मैंने यहां पर एक नाम इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों को, दैट इज नोन टू बी एज द रिवेट वैल्यू। अरे क्या है ये रिवेट वैल्यू, क्या होती है ये रिवेट वैल्यू? कहलाती है, अगर मैं समझने की कोशिश करूं,
चले, रिवेट वैल्यू कह लो, बोल्ट वैल्यू कह लो, एक ही बात है, रिवेट बोल्ट एक ही बात है। एक अरविंद कुमार बड़ा सोच में पड़ रहा है, क्या समझ नहीं आया जल्दी बताओ। मैंने कहा यहां से रिवेट वैल्यू को अगर मैं बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा, पता सबको होता है, सब दुनिया कहने वाली है मिनिमम ऑफ बोल्ट एंड shear, सॉरी, मिनिमम ऑफ बियरिंग एंड shear इज कॉल्ड द रिवेट वैल्यू। अरे ये डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन अपने शब्दों में बताई जाती है। क्या भैया, रिवेट वैल्यू से मैंने एक चीज समझी कि अगर मैं बोल्ट को देखूं तो मैं कहूंगा कि उसकी ताकत सहने की कितनी ज्यादा है। मैंने कहा मेरा बोल्ट शीयरिंग में 100 किलो न्यूटन को सह सकता है, वही बियरिंग में 80 को सहेगा। क्या बोला जा रहा है, बियरिंग में 80 को सहेगा और शीयरिंग में 100 को सहेगा। तो मैं कहूंगा कि मेरे बोल्ट पर अगर 80 किलो न्यूटन का लोड पड़ता है उससे बाद ये टूट जाएगा। अरे शीयरिंग तक तो पहुंचेगा ही नहीं यार, उससे पहले बियरिंग में टूट जाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं कहूंगा कि मेरे रिवेट की जो रिवेट वैल्यू है वो 80 है। अब जरा डिफाइन करने की कोशिश करो। मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द बोल्ट या रिवेट, कुछ भी, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड कैन बी टेकन बाय द बोल्ट इन द सेफ कंडीशन। क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम लोड कैन बी टेकन बाय द बोल्ट इन द सेफ कंडीशन, की सेफ रहे, दैट इज नोन टू बी एज द रिवेट वैल्यू। लिखेंगे मैक्सिमम लोड कैन बी टेकन बाय बोल्ट इन सेफ कंडीशन। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया डिजाइनिंग के टाइम पे आपको क्या देखना, शीयरिंग एक्शन, बेयरिंग एक्शन, टीयरिंग एक्शन, तीनों देखना और उसके बाद सारी चीजों को देखना, ठीक है। चलो अब आते हैं डिजाइनिंग के मुद्दे पर। ये चीज समझ आई, बेसिक क्या है, क्यों ऐसी चीजें अडॉप्ट होती है, रटा सबने हुआ है, समझ आना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए इतनी थ्योरी करवाई है। चलो अब आते हैं, ऊपर हेडिंग डालेंगे, डिजाइनिंग अब शुरू करने जा रहे हैं। ये लिख मत लेना कहीं, सही में कॉपी में लिख लो कि शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको एक ज्वाइंट दिया। सपोज मैंने कहा कि आपके पास एक लैप ज्वाइंट है और ये लैप ज्वाइंट मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके का मुझे गिवन है। मैंने क्या करा, यहां पर थोड़ा खुला बना लेते हैं, चलो 3-3 बोल्ट दे दिए। ये मेरा लैप ज्वाइंट आया पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज तो पता है, शीयर 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 कहां लगता है, जितने भी बोल्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, हर बोल्ट पे शीयर लगता है। क्या बोला जा रहा है, जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे शीयर वहां लगेगा ही लगेगा। और किस कारण से लगता है, जितना ज्यादा बोल्ट का डायमीटर होगा, जितना ज्यादा होल का डायमीटर होगा ना, उसके किनारे 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 शीयर लगता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मैंने कहा जितने ज्यादा नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे, यहां मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि टोटल शीयर लोड, टोटल शीयर लोड कैसे निकालूंगा। मैं यहां पर एक चीज तो जानता हूं प्यारे दोस्तों कि जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे सब पे शीयर लगेगा, हर बोल्ट के एरिया पर शीयर लगता है। हर बोल्ट का जो डायमीटर होता है ना, उसके अलोंग शीयर लगता है। तो π/4 × d², एरिया पर शीयर लगेगा, इनटू में शीयर स्ट्रेस, इनटू में शीयर स्ट्रेस। समझ आ रहा है आप लोगों को जो कहना चाहता हूं। अभी बात आती है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया शीयर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है। शीयर स्ट्रेस 2 तरीके होते हैं, 0.4 FY WSM से, या मैं कहना चाहूंगा FU/√3 × 1.25 LSM से। दोनों में से आपको कौन सा तरीका लेना है। जनरली अगर पेपर में गिवन है तो वही लोगे, नहीं गिवन है तो ये लेना, नहीं गिवन है तो LSM अडॉप्ट करोगे आप, ठीक है। तो समझ आया शीयर कैसे निकालना। चलो बियरिंग को समझ के चलते हैं। ये तो हुआ आपका शीयर का फॉर्मूला, कॉपी में साथ के साथ लिखते रहना। अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा आता है बियरिंग का। यार बियरिंग कैसे निकालते हैं, बियरिंग कैसे निकालूंगा मैं एक चीज तो जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बियरिंग लगती कहां पे है। मैंने कल ही आपको बताया, सपोज ये मेरी प्लेट की थिकनेस है और इस थिकनेस में ये जो मैंने छेद करा हुआ है, ये चीज जो मैंने करी है, ये प्लेट के अंदर होल आया है, ये प्लेट के अंदर होल है, ये छेद है। बियरिंग कहां लगता है, बियरिंग जनरली इस थिकनेस के अबाउट लगता है। ये जो मोटाई है ना प्लेट की, जिस मोटाई के साथ बोल्ट
बोल्ट टच में जा रहा है, बोल्ट की लेंथ जो मोटाई के साथ टच में आ रही है, उस लेंथ पर जनरली लगता है बियरिंग। क्योंकि इमेजिन करके देखोगे आप अपने दिमाग में, ये प्लेट है और इस प्लेट को आप जी भर के खींचने की कोशिश कर रहे हो। बियरिंग में क्या हो रहा था, बोल्ट बेंड हो रहा था, बोल्ट की शेप बिगड़ रही थी। अरे शेप कैसे बिगड़ेगी, शेप जनरली इस मोटाई के कारण बिगड़ेगी, इस मोटाई के हिसाब से शेप बिगड़ेगी उसकी, समझ आ रहा है। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या बनता है, बियरिंग में मैक्सिमम लोड कितना आएगा, लिखेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, नो नंबर ऑफ बोल्ट्स 9 है, ठीक है, इनटू में डी इंटू टी। क्यों भाई, मैंने कहा ये प्लेट है और इस प्लेट में ये होल है, तो d तो इसका डायमीटर हो गया और t इसकी थिकनेस हो गई, एरिया हो गया ना टोटल, इनटू में बियरिंग स्ट्रेस। क्लियर हुआ जो कहना चाहता हूं आप लोगों को। अभी बात आती है कि ये फॉर्मूला जो है ये नॉर्मल फॉर्मूला, और यहां पर इस बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू अपने को कई बारी देखनी पड़ती है। कैसे देखेंगे, इस बियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5 इंटू के बी, 2.5 इंटू के बी इंटू में अल्टीमेट स्ट्रेस बाय √3। याद रखना है आप लोगों को, जरूरी है, सॉरी 1.25 करो इसको। ये बियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू है। यहां पर ये जो केबी होता है ये कांस्टेंट फैक्टर होता है, और इस कांस्टेंट फैक्टर का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1 होता है। तो यानी आपकी जो जनरली एफबी की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बनेगी, 2.5 इंटू में FU बाय 1.25। ये 2.5 क्या है, ये 2.5 क्या है, 2.5 फैक्टर आ जाता है सेफ्टी का, और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला कुछ याद रखना, दो फॉर्मूले हो चुके हैं, n इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू FS और n इंटू में डी इंटू में टी इंटू FB। ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो कहलाएगा बोल्ट वैल्यू। अभी ना सुनते रहो मेरी बातों को, फिर न्यूमेरिकल की तरफ भागना। मैंने कहा इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा ऑब्वियसली उसको कहूंगा यार बोल्ट वैल्यू, तो लिख लो मिनिमम ऑफ शेयरिंग PS एंड PB इज कॉल्ड बोल्ट वैल्यू। मैंने प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करी, फील भी दिलाने की कोशिश करी, फॉर्मूला भी समझाया। अभी तीसरी चीज भी तो बच गई यार, वो तीसरी चीज भी तो बच गई, वो कैसे, जरा समझ के चलिएगा मेरी उस बात को। आई एम न्यू सर जी, बट आपका प्रीवियस लेक्चर देखता हूं, ऑनलाइन नहीं आ पाता, नेट का प्रॉब्लम रहता है। शशांक शेखर कहना चाहूंगा ऑनलाइन आया करो, ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। चलो तीसरी चीज, हाँ जी एई के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, एई में पूछी जाती है। तीसरी चीज मेरा क्राइटेरिया क्या आता है, टीयरिंग ऑफ द प्लेट। अभी ना मैं यहां पर आप लोगों को सिर्फ फील दिलवाना चाहूंगा, क्योंकि सिविल वाले फीलिंग में आगे होते हैं। मतलब यार पॉजिटिविटी रखना दिमाग में, ठीक है, आगे होते हैं जनरली। हम तो वो हैं जो बातों बातों में किसी का कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। अभी समझना, टीयरिंग की बात चल रही है। टीयरिंग मतलब प्लेट का फटना, टीयरिंग मतलब प्लेट का फटना। शेयरिंग भी आता है, उसको बाद में करूंगा। टीयरिंग मतलब प्लेट का फटना, और वो फटेगा कैसे, अरे समझ के देखोगे यार, अगर आप लोग जरा इमेजिन करना, एक प्लेट यहां से खींच रहे हो, एक प्लेट यहां से खींच रहे हो, प्लेट के मैक्सिमम चांस कहां पर फटने के हैं, ऑब्वियसली मैं कहूंगा यहां से फटने के ज्यादा चांस है। प्लेट के चांसेस यहां से फटने के ज्यादा है, यानी क्रिटिकल सेक्शन जहां पर फटने के चांसेस होते हैं उसको कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कौन सा, फील आया होगा ना दिमाग में, कहां से फटेगा, ऑब्वियसली जहां से पहले छेद कर रखे हैं वहां से फटने के चांस हो रहे हैं, तो छेद यहां पर था तो फटेगा भी यहीं से, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हुआ, 1-1 हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला जरा ध्यान रखेंगे कैसे। मैंने कहा कि भैया एक चीज तो जानता हूं, मेरे को ना टीयरिंग स्ट्रेंथ पता है, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ पता होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा वो FT है, टीयरिंग स्ट्रेंथ इज FT इनटू में एरिया। एरिया कैसे करूंगा, सपोज मैंने कहा टोटल थिकनेस जो है वो B है, अभी इस B में से ये जो छेद कर रखे हैं वो छेद माइनस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि प्लेट की थिकनेस में से छेद माइनस हो रहे हैं, तो B माइनस में N इंटू डी। N क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट, समझने की कोशिश करोगे, अभी रुक जाना, इनटू में
FT ये क्या हुआ, विड्थ, और विड्थ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये कहलाता है टोटल टीयरिंग स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला है टीयरिंग स्ट्रेंथ का। मुद्दे की बात कहां पर फंसती है भैया, जब मैंने शेयरिंग पढ़ा तो n मेरा 9 था क्योंकि 9 बोल्ट थे ना, बियरिंग पढ़ा तो भी 9 था, लेकिन टीयरिंग में फंस गया। कैसे फंसा, क्योंकि टीयरिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देखूंगा, क्रिटिकल सेक्शन को। टीयरिंग में सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन देखा जाएगा। कितने बोल्ट आ रहे हैं, 3, मात्र 3। कितने, मात्र वाला 3। तो लिखेंगे यहां पर n की वैल्यू सिर्फ 3 आएगी। क्यों, क्योंकि मैं सेक्शन 1 को देखूंगा सिर्फ, याद रखने की चीज है। और जो भी इनमें से मिनिमम आएगा, जो भी इनमें से मिनिमम आएगा, लिखूंगा यहां पर नोट करके, मिनिमम ऑफ PS PT PB, उसको मैं क्या अडॉप्ट करूंगा, डिजाइन स्ट्रेंथ। उसको मैं क्या अडॉप्ट करूंगा, डिजाइन स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है, ये पूरा कंसेप्ट है बोल्ट को डिजाइन करने के पीछे का। मैंने पीछे तक की बातें कर दी हैं, चाहे कितना भी पीछे हो, सारा कवर अप कर दिया है। समझ में आना चाहिए अब, क्योंकि इतना बेसिक से समझाया है, मैं खुद समझ सकता हूं कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं भी समझ जाता। आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी यार मैं बहुत चीजें बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। ये क्लियर, जल्दी से अगर ये क्लियर हुआ तो एक बार ही थम्स अप करके बताओ। आई विल गोइंग फर्दर इन दिस लेक्चर। जल्दी थम्स अप करके बताओ समझ आया है। यार क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे दे दूं, मेरे तो समझ नहीं आती। मैं पढ़ाऊं कि आप क्या आंसर पढ़ूं यहां पर। चलिए, बच्चों को समझ आ रहा है। एक बच्चे को समझ नहीं आया है, सत्येंद्र को। चलिए, एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर जो होल करेंगे उससे ग्रॉस एरिया पे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा यार, होल करोगे तो आपके ग्रॉस एरिया पे फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। रप्चर स्ट्रेंथ क्या है? देखो, जिस स्ट्रेंथ पे टूटने चले जाता है, मतलब जब फेलियर होने का चांसेस बन जाता है अल्टीमेट से थोड़ी ज्यादा, दैट इज नोन टू बी एज द रप्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। जिगजैग में नहीं टूटेगा क्या? किसने कहा? जिगजैग में क्यों नहीं टूटेगा? सबर करो। ये वही बच्चा है जो कह रहा था मेरा आंसर नहीं देते। सबर करो, जो बताऊंगा उसको समझना समझ आ जाएगा जिगजैग में क्या होता है। सबर करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरी अगली बात आती है प्यारे दोस्तों कि हम ना बोल्ट को जब डिजाइन करते हैं, व्हेन वी आर डिजाइनिंग द बोल्ट, तो कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती है, और वो एजम्पशन अपने को जरूरी है क्योंकि IES के पेपर में आ चुकी है, हो सकता है JEE में पूछ ले। तो लिखेंगे assumptions in designing of the bolt, फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ आऊंगा। अभी लिखेंगे assumptions in designing of the bolt। पहली assumption क्या बोला जाता है? पहली assumption में कि load is equally distributed, load is equally distributed over the load, over the bolts। देखो, ऐसा एज्यूम करा गया, असली में नहीं होता। क्यों? पहली चीज सुनो, सपोज मैंने कहा ये मेरा एक ज्वाइंट है और यहां पर मैंने बोल्ट दे दिए कुछ ऐसे। अरे जरा खुद सोचो यार, अगर ये प्लेट पर ऐसे लोड लग रहा है और इस प्लेट पर ऐसे लोड लग रहा है, तो जोर सबसे ज्यादा कहां आएगा? अरे जोर कहां आएगा यार सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली यार भार वालों पर आएगा। मेरे को कॉमन सेंस पता है कि जोर सबसे ज्यादा ऑब्वियसली भार वालों पर आएगा। क्या भार वालों पर? बेहतरीन, भार वालों पर आया, ये तो समझ रहे, लेकिन ऊपर कह रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब और ज्यादा डीप में भागता हूं। मैंने कहा यहां पर कि अगर ये कोलैप्सिंग कंडीशन में आ चुका है, कोलैप्सिंग मतलब समझ रहे हो, टूटने की बारी में आ चुका है, टूटने की बारी में तब जाके लोड सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दिस assumption is genuinely
एप्लीकेबल फॉर द कोलैप्सिंग कंडीशन ओनली, जब गिरने लगता है ना स्ट्रक्चर, जब जाके बराबर फैलता है, नहीं तो जनरली आउटर पर ज्यादा आता है, इनर पर कम आता है। लिख लेना ये बात। तो मैं लिखूंगा ओनली वैलिड फॉर कोलैप्सिंग कंडीशन। यहां पर बात आती है कि जब खाली कोलैप्सिंग कंडीशन के लिए वैलिड है तो भैया आईएस कोड बनाने वाला इतना बेवकूफ नहीं है कि गलत बात बोल देगा आपको। जरा सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो। आप डिजाइन करते हो, आप वर्स्ट कंडीशन के लिए डिजाइन करते हो उसको, ताकि स्ट्रक्चर गिरे ही ना किसी भी हालत में। तो वो वर्स्ट कंडीशन क्या है? अरे यही तो है, इसीलिए तो बोला गया कि यार आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलो। दूसरा एजम्पशन, मेन एजम्पशन है कि जो आपका शियर स्ट्रेस आता है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीजें समझना। तीसरी एजम्पशन हम लोग लेकर चलते हैं कि किसी तरह की मूवमेंट नहीं आ रही है। हम जब एक्सियल कंडीशंस पर जाते हैं तो मूवमेंट नहीं आ रही है, ये बात हम लेकर चलेंगे। मोमेंट क्या है? जीरो। तो ये तीन एजम्पशंस मेन आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाओ डबल कवर बट जॉइंट पे। देखो डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि डबल कवर बट जॉइंट में आप लोग क्या करोगे प्यारे दोस्तों। सपोज डबल कवर बट जॉइंट दिखाऊं कैसे, कुछ इसी तरीके से दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह का मैंने कहा कि डबल कवर बट जॉइंट है, 2 कवर है इसके अंदर। जरा समझ के चलना, मैंने कल ही बताया था कि शेयरिंग जब आप करोगे PS2 लिख रहा हूं, डबल कवर का मतलब PS2, तो क्या करोगे? ट्वाइस ऑफ PS1, ठीक है, क्योंकि 2 कवर आ गए, 2 शेयरिंग प्लेन आ गए। वही मैं बात करूंगा कि अगर PB2 निकालना चाहता हूं तो यहां पर क्या होगा? PB1 के बराबर ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। टीयरिंग की मैं बात करता हूं, टीयरिंग भी सेम कंडीशंस की तरफ भागती है। PT2 इज इक्वल टू PT1। ये डबल कवर बट जॉइंट की बातें चल रही हैं, ठीक है, याद रखना। तो समझ आया कि रिवेट डिजाइन कैसे करा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत जरूरी है। अब एक चीज और लिखो, एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट। प्रैक्टिकली समझना, रटना मत इस चीज को कभी भी। एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट कैसे निकालोगे? अरे टॉपिक है, मैंने कहा एफिशिएंसी का एक ही मतलब जानता हूं, जिसका यार ये आप लोग मानवेंद्र सिंह, ये जो बातें चल रही है ना यहां से एरिया वेरिया की, ये पहले लेक्चर में हो चुकी है, तो आप वहां देख लो। और पीडीएफ नहीं मिलेगा, पहले कह रहा हूं, पीडीएफ नहीं है मेरे पास इसका। आप लोग एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट को समझेंगे। आप बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। शांतिपूर्वक कोई नहीं पढ़ता, सब यहाँ, अभी मैं यूट्यूब पे हूं तो भाषा बोल नहीं पा रहा अपनी, लेकिन सच्चाई वही है कि बातें करने आते हो। एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट, इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट का, एक जॉइंट आपने डिजाइन करा, वो जॉइंट आपने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन वो कितना एफिशिएंट है, कितना कारगर सिद्ध होगा अपने आप में। ये हिंदी बोल गया मैं थोड़ी, और ये सही बोला। कोई सा जॉइंट अपने आप में कितना ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, दैट इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट। और इस चीज को समझने की कोशिश कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश मैं कैसे करूंगा कि भैया एक जॉइंट जो बनाया जाता है ना, वो किस चीज के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है? वो प्लेट के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, क्योंकि आप प्लेटों को ज्वाइन कर रहे हो, तो भैया प्लेट की स्ट्रेंथ और ज्वाइंट की स्ट्रेंथ, इन दोनों का रेशियो कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट। फीलिंग लो इस चीज की। मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट है, समझो। स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट का मतलब क्या है? कौन सी स्ट्रेंथ? मैं कह सकता हूं डिजाइन स्ट्रेंथ। और डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सी थी? मिनिमम ऑफ PT, PS और PB।
इन तीनों का मिनिमम था। लेकिन आप इस ज्वाइंट को किस चीज के रिस्पेक्ट में देखोगे? ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली जो सॉलिड प्लेट थी, जो सॉलिड प्लेट शुरुआत में थी, कोई मैंने जोड़ा नहीं डाला उसमें, सॉलिड प्लेट जो शुरुआत में थी और मैंने उसमें छेद करने के बाद अपने बोल्ट डाल दिए, तो यही तो कंपेयर करूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ घटी तो नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ी तो नहीं है, यही तो कंपेयर करा जाएगा। तो मैं यही कहता हूं, शुरुआती तौर पर जो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ थी वो और जो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट थी, उन दोनों का रेशियो इज नोन एज द एफिशिएंसी। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूं? यहां से आगे देखेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला था, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला टॉपिक डालेंगे अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मेरे से जो कह रहा था, पी से नाम था, क्या नाम था उनका, पैरारॉक्स करके, वो जिगजैग वाले कंडीशंस पर अब आया हूं मैं, जरा समझेंगे उस चीज को। एक अगला टॉपिक डालेंगे अरेंजमेंट ऑफ मिनिमम ब्रेड्थ कितनी ली जाती है। भाई ऐसा कोई वो नहीं होता यार, मिनिमम ब्रेड्थ ही तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। क्या लिखवा रहा था? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट्स, ये जरा समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जनरली दो तरीके से करा जाता है। एक करा जाता है चेन बोल्टिंग। चेन बोल्टिंग क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब एक लाइन में बोल्ट को बिछाया जाएगा, कुछ इस तरीके से बोल्ट को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस तरह की बोल्टिंग कहती है चेन बोल्टिंग। समझ आ रहा है आप लोगों को? चेन बोल्टिंग क्लियर हुआ? अगर चेन बोल्टिंग में मैं अपना टियरिंग स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं, सपोज मैंने कहा T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, टियरिंग स्ट्रेंथ में निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? जरा ध्यान देखेंगे, PT की बात कर रही है यहां पर। FT इज द टियरिंग स्ट्रेंथ, इनटू में टोटल B जो है वो विड्थ है इसका, B माइनस में क्रिटिकल सेक्शन कितना, 3 बोल्ट आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। 3 इनटू में D क्या है? ग्रॉस डाया। D क्या है? ग्रॉस डाया, और ग्रॉस डाया निकालते कैसे हैं कल ही बताया था, ठीक है। इनटू में थिकनेस ऑफ द प्लेट। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके का चेन रिवेटिंग में, चेन बोल्टिंग में हमारा टियरिंग स्ट्रेंथ आता है। बट दूसरी मेरी होती है जिसको मैं कहता हूं स्टैगर्ड बोल्टिंग, या मैं इसको नाम देता हूं जिगजैग बोल्टिंग। इनमें क्या होता है जरा ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। स्टैगर्ड बोल्टिंग में हम क्या करते हैं, जनरली एक स्टैगर्ड बोल्टिंग का ही पार्ट होता है डायमंड बोल्टिंग, उसको भी समझा दूंगा। 1 2 3, फिर यहां से मैंने 3 2 1। जब इस तरह की कोई जिगजैग बोल्टिंग दी जाती है ना, इस जिगजैग बोल्टिंग को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग, याद रखेंगे, ठीक है। स्टैगर्ड बोल्टिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको मैं नाम देता हूं डायमंड बोल्टिंग। मैं उसको समझाना चाहता हूं आप लोगों को। डायमंड बोल्टिंग ये क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके पीछे का एक कंसेप्ट है जो शायद आपको ना पता हो, और पता भी हो तो याद रखना उस चीज को। डायमंड बोल्टिंग में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपका ये जो बोल्ट है ये यहां से शुरू होगा, यहां पर आएगा और दोबारा 1 पर आ जाएगा। सिमिलरली यहां से यहां पर और 1 पर, यानी शुरू भी 1 से होगा और खत्म भी 1 पर होगा। इस तरह की बोल्टिंग को मैं कहता हूं डायमंड बोल्टिंग, शुरू भी 1 पर और खत्म भी 1 पर। और डायमंड बोल्टिंग का एक चीज लिखवाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, नोट करके लिखेंगे यहां पर, और क्यों होता है वो भी बता दूंगा। डायमंड बोल्टिंग का नोट करके लिखेंगे, डायमंड बोल्टिंग इज मोर एफिशिएंट देन द चेन बोल्टिंग। डायमंड बोल्टिंग चेन बोल्टिंग से ज्यादा एफिशिएंट है, याद रखना। क्यों, जरा समझने की चीज है यहां पर। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब आप चेन बोल्टिंग की बात कर रहे थे, तो हुआ क्या था, यहां पर आपको अपनी ग्रॉस प्लेट में से, ग्रॉस विड्थ में से 3 डायमीटर माइनस करने पड़ रहे थे। ग्रॉस विड्थ में से 3 डायमीटर माइनस करने पड़ रहे थे। फॉर्मूला था ना B माइनस में 3D इंटू में T इंटू FT।
समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप डायमंड की बात करोगे तो क्रिटिकल सेक्शन पे कितने बोल्ट आ रहे हैं? सिर्फ 1 बोल्ट आ रहा है। तो मैं अगर डायमंड की बात करता हूं, बट डायमंड के लिए ये क्या है, ये डायमंड बनाया, मतलब समझ जाना यार। डायमंड के लिए कितना करोगे? B माइनस में D इंटू टी इंटू एफ टी, एक ही डाया माइनस होगा। क्यों? क्योंकि एक ही होल आ रहा है। तो आप अपनी नजर में जरा देखकर देखो, एरिया कहां पर कम होगा? ऊपर वाले में, ज्यादा इसमें होगा। तो कह सकता हूं ना कि मेरे प्यारे दोस्तों, सारी की सारी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलने के चांस है वो डायमंड में ज्यादा है, इसीलिए डायमंड ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, मेन चीज आई समझ में। अभी और देखो, मैं अगर सेक्शन 2 की तरफ जाता हूं, ये तो मेरा सेक्शन 1 है, ये मेरा सेक्शन 1 है। अगर सेक्शन 2 की तरफ जाता हूं तो क्या होगा, जरा देखेंगे। सेक्शन 1 है ये मेरा, अगर मैं सेक्शन 2 की तरफ जाता हूं, यानी फेलियर, अगर मेरा फेलियर 1 नहीं 2 पर होना चाहता है तो क्या होगा? देखो, मैंने कहा कि सेक्शन 2 के लिए क्या जाएगा? B माइनस में 2D, 2 डाया माइनस करे, इंटू में T इंटू में FT। लेकिन पता है क्या होगा? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपकी प्लेट जो है, आपकी प्लेट जो है, ये प्लेट यहां से नहीं टूट रही, ये प्लेट यहां से टूट रही है। तो यार जरा समझ के देखो, अगर प्लेट यहां से नहीं टूट रही यानी इसमें फुल ताकत मिली हुई है, यानी आपका लोड जो है वो इसकी रिवेट वैल्यू से कम है। यही मतलब आ रहा होगा ना? रिवेट वैल्यू से अगर मेरा लोड कम है तो टूटेगा नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी जान लगानी पड़ रही है कि उसकी रिवेट वैल्यू से ज्यादा देना पड़ जाए। तो अगर रिवेट वैल्यू से कम है तो ये आगे की तरफ चले जाएगा और आगे से तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जरा समझेंगे यहां पर कि ये तो चलो मेरा सेकेंड सेक्शन का क्रिटिकल स्ट्रेंथ आ गया, इसमें एक रिवेट वैल्यू मुझे इसकी ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ यहां तक पहुंचने के लिए एक रिवेट ये वाला भी तो ताकत दे रहा है, लगा दिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी अगर मैं चेन रिवेटिंग की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर चेन रिवेटिंग की बात करता हूं तो 1 2 और 3, 1 तो फेल हुआ ही नहीं, दूसरे पे अगर मैं फेल कराना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? चेन की, ये डायमंड था, अभी चेन की बात चलेगी। B माइनस में 3D TFT। चलो, ये तो हुआ सेकेंड सेक्शन का क्रिटिकल स्ट्रेंथ। अब यहां पर भैया 3 रिवेट की ताकत भी तो लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? 3 रिवेट वैल्यू। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि डायमंड के केस में 1 पर टूटने के चांस नहीं है, बट 2 पर है। डायमंड के केस में 2 पर ज्यादा चांसेस है टूटने के, और चेन के केसेस में 1 पर ज्यादा चांस है टूटने के। नोट करके लिख लो ये बात। इन केस ऑफ डायमंड, in case of diamond, section 2 is greater than 1 ये क्या हो रहा है? डैमेजिंग। लेकिन इन केस ऑफ चेन, इन चेन में क्या होगा? 1 के चांसेस 2 से ज्यादा हैं डैमेजिंग के। ये बात पता होनी चाहिए सर। खोलिएगा ओबीएस खोल के ही रखो। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है, बहुत जरूरी। अब आ लो मेन मुद्दे पर आ रहा हूं भैया। असल में ये क्या होता है कि क्यों मैं 1 और 2 देता हूं, क्यों मैं 1 और 2 देता हूं और फिर से दोबारा 1 की तरफ आता हूं? जनरली क्राइटेरिया पता है इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन होता है मेन प्लेट और कवर प्लेट को डिजाइन करना। क्या होता है देखो, एक बोल्ट में ऑब्वियसली इतनी ताकत तो होगी नहीं कि वो झेल जाए सब कुछ। अरे एक में ताकत, राजन त्रिहाल घर पे पेंट हो रहा है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। मेरे जैसा अगर तेरी जगह होता तो मैं किसी गार्डन में जाके पढ़ लेता, लेकिन ये बात नहीं बोलता। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ओ सॉरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बुरा मत मानना यार, मुंह से निकल गया। तो कहाँ ये छोटी छोटी बातें बता रहा है? किसी गार्डन में जाके बैठ जा, पढ़ ले, नहीं तो छत पे चले जा, छत पे पढ़ ले। और ये मत कहिए धूप हो रही है, ये बेकार की बातें होती हैं, ठीक है? जरा समझना मैं जो बोलने जा रहा था यार। देखो हंसो मत, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है?
मिनिमम विड्थ बिटवीन द टू बोल्ट। ओए पिच कल तो बताया मैंने, उसको पिच कहते हैं, पिच और गेज। अभी ना ये चीज समझ को, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझो कि अगर एक ही बोल्ट दे रखा है, उस एक बोल्ट में इतनी ताकत है क्या कि वो पूरे के पूरे लोड को सह ले? अरे नहीं है, तो वहां सहेगा कौन सहेगा? अब जरा सोच के तो देख लो, कौन सहेगा? वहां मैं कहूंगा एक बोल्ट तो सही नहीं रहा, तो कौन सहेगा? मेन प्लेट कह सकता हूं सहेगी सारी ताकत को। वही अगर मैं इस बारे में आ जाऊं सेक्शन 3.3 पर, अरे सेक्शन 3.3 पर आपको पता है कि भैया एक बोल्ट ताकत नहीं ले सकता, कौन सहेगा? यहां मेजर पोर्शन किसका आ रहा है? अरे जरा ध्यान देंगे, आपको पता है कि यहां तक तो कवर प्लेट लगा दी चलो, और आगे मेन प्लेट एक्सटेंडेड है, तो यहां पर मेन प्लेट थी, यहां पर मेन प्लेट का एंड आ चुका है, मेजर कौन सी? कवर। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ डायमंड सेक्शन 1.1 डिजाइन्स मेन प्लेट, सेक्शन 1.1 मेन प्लेट कवर करता है। मेन प्लेट डिजाइन स्ट्रेंथ मेरे को बताता है, ये चीज याद रख लो आप लोग। वही अगर मैं बात करूं सेक्शन 3.3 की, तो वो क्या बताती है? कवर प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखनी है ये चीज आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि हम जनरली क्या ध्यान रखते हैं, हम जनरली कहां क्या ध्यान रखते हैं डिजाइनिंग करने के टाइम पे, कि मेरी रिवेट वैल्यू जनरली टीयरिंग से ज्यादा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज बताइए, याद रखेंगे आप लोग, हम डिजाइनिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखते हैं कि मेरी रिवेट वैल्यू हमेशा टियरिंग से ज्यादा होनी चाहिए। लिखेंगे शेयरिंग से कह लो उसको। एक छोटी सी चीज, इन केस ऑफ डिजाइनिंग रिमेंबर कि G माइनस में D इंटू में T ग्रेटर देन इक्वल टू NRV। ये क्या लिखवा दिया मैंने भैया? हमेशा याद रखेंगे, मैंने कहा कि आपकी जो ये रिवेट वैल्यू है ये हमेशा टियरिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, काम आएगी, क्वेश्चन कराऊंगा। अभी समझ आया जितना पढ़ाया मैंने आप लोगों को? ये चीज जरूरी है आप लोगों को। अगर इतना समझ आया तो एक बार ही थम्स अप करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। जल्दी से, इतने में पानी पी लूं। अगर कवर प्लेट और मेन प्लेट वीक हो, देखिए अगर कवर प्लेट मेन प्लेट वीक हो तो ऑब्वियसली मैं बोल्ट को भी उसी हिसाब से डिजाइन करूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं दे सकता कि अपने रिवेट वैल्यू को बहुत ज्यादा रख दूं इनकी टियरिंग स्ट्रेंथ से, ना 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 ना, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से इनको डिजाइन करूंगा कि मेरी मेन प्लेट की स्ट्रेंथ जो है मेरे लोड से ज्यादा ही रहे हमेशा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ आना चाहिए और आ भी रहा है। रेस्ट कर लो, भारतीय जवान है हम, हमारी जिंदगी में रेस्ट नहीं लिखा होता। यार हाइड्रोलॉजी में एस कर्व बचा हुआ है, मैं एस कर्व के आपको पीडीएफ दे दूंगा कल। मैं लेक्चर बना नहीं पाऊंगा क्योंकि 10 मिनट में टॉपिक कवर अप हो जाएगा, तो 10 मिनट का लेक्चर थोड़ी बनाऊंगा। मैं आपको कल पीडीएफ दे दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू, ठीक है। अगर वो एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि पेपर में WSM रिवेट से पूछा जाता है, अरे तो मैंने रिवेट भी तो कराया यार, जो कराया मैंने रिवेट भी कराया, आप उसको देखिए, वही है और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या हम एक बोल्ट पे कितना लोड आ रहा है वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ वो निकाल सकते हैं। ये निकालने में दिक्कत क्या है? मैंने आपको बताया तो है कि एक बोल्ट पर टोटल स्ट्रेंथ जो आपको निकालनी है वो शेयरिंग और बियरिंग में से मिनिमम रिवेट वैल्यू के हिसाब से टियरिंग की ओर जाके मिनिमम लिया जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ, वही एक बोल्ट की लोगे आप। चले, मैं स्टडी टाइम क्या खाता हूं? खाना खाते हैं और क्या खाएंगे। चले आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, मैं खुद ही बोलूंगा और खुद ही करूंगा फिर उसको।
आपको कह रहा है अ डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट कनेक्टिंग 16 mm थिक प्लेट्स इज टू बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक डबल कवर बट ज्वाइंट है, 16 mm की दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए बातें चल रही हैं यहां पर। डबल कवर 16 mm की प्लेटों की जोड़ने की बातें चल रही हैं। आपको कह रहे हैं कि वहां पर शियरिंग स्ट्रेस जो है वो 90 मेगापास्कल है, बियरिंग स्ट्रेस जो है वो 230 है और टियरिंग स्ट्रेस 150 है। और आपको कह रहा है कि उसका गेज डिस्टेंस निकाल कर दिखाइए अगर डायमीटर 21.5 mm है तो। बताइए भाई कैसे करोगे। एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। क्या फॉर्मूला बताया? डबल कवर बट ज्वाइंट में मैंने आपको यही चीज बताई थी कि G माइनस में D इंटू में TFT शुड बी लेस देन और इक्वल टू N इंटू रिवेट वैल्यू। ये बताया मैंने एक फॉर्मूला। अरे यहां से बात आती है कि आपको पिक्चर दे रखी है, यहां पर आपको पिक्चर दे रखी है। कैसी पिक्चर है मैं बता देता हूं और वो चीज समझना जो बताने जा रहा हूं अच्छे को नहीं समझ में आ रही। आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर गिवन है और आपको कह रहा है कि गेज डिस्टेंस निकालना है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी गेज की बात करेगा तो वहां पर पता है कौन सा एक्शन लगता है? वहां पर लगता है शियरिंग एक्शन ऑन प्लेट। अरे अगर ध्यान से समझो तो कल मैंने आप लोगों को बताया था टियरिंग और शियरिंग। अभी तक मैंने आपको टियरिंग बताया जिसमें क्रिटिकल सेक्शन ऐसे लिया हुआ था, लेकिन शेयरिंग में पता है कैसे लिया जाता है? शेयरिंग में ऐसे नहीं लेते, शेयरिंग में हम लोग ऐसे लेते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्रिटिकल सेक्शन कितना होगा? ये बीच के उस साइड का क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे हम। क्रिटिकल सेक्शन में कितने वोल्ट आ रहे हैं? अरे 2 ही तो आ रहे हैं। शियरिंग एक्शन, गेज की बात चल रही है, गेज ऐसी चलाऊंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो गेज की बात चल रही है। गेज में कितने वोल्ट आ रहे हैं? 2 वोल्ट आ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब गेज की बात चलेगी तो शियरिंग लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अभी रिवेट वैल्यू निकालना जरूरी है। कैसे निकालूंगा? PS निकालो। कितने वोल्ट हैं? 1 2 3 4 5 6। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। 6 वोल्ट है। 6 इंटू में π/4 इंटू में d का स्क्वायर। d कितना है? गिवन है मेरे को 21.5 का स्क्वायर इंटू में fs भी गिवन है 90। सिमिलरली मैं यहां से p भी निकालूंगा। d कितना? 21.5, t कितना? 16, n कितना? 6 और fb कितना? 230। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो रिवेट वैल्यू आएगा। G आपको निकालना है, T पता है, FT पता है, D पता है, N पता है, इक्वेट करके G निकाल लो। इस तरह का क्वेश्चन SSC JE में 15 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। याद कुछ करना नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है और जो कंसेप्ट बताया वो ध्यान रखना। SSC JE में इस तरह का आ चुका है, याद रखोगे, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन था ये छोटा सा, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे तो यार डिजाइनिंग की तरफ आ गए हैं। एक AE का क्वेश्चन करवा दूं क्या कहो तो? एक AE का क्वेश्चन करवा दूं या छोड़ो? चलो आप लोग भाग जाओगे, कुछ देखते हो नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वेल्डिंग कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोन टू बी एज द वेल्डिंग कंसेप्ट। वेल्डिंग मैं क्वेश्चन करा तो दूं लेकिन भाग जाओगे, मैं उसका पिक्चर दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बच्चे देख रहे हो ऑलरेडी जा चुके हैं, यहां से बोर हो जाते हैं बच्चे इससे ज्यादा पढ़ने में। अरे हाइड्रोलॉजी हो जाएगी प्रकाश जी, एक छोटा सा टॉपिक बचा है। हाइड्रोलॉजी कोई ऐसा मेजर टॉपिक नहीं है। एस कर्व बचा है और नहीं बचा मेरे हिसाब से JE के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप लोग। AE का क्वेश्चन, हाँ ठीक है, AE का क्वेश्चन
करवा दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग भाग जाते हो यार। लाइक्स का मैं मेरी वीडियो पे लाइक्स पढ़ाओ थोड़े से। यहाँ पर स्टील 1 लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा, होगा भी नहीं क्योंकि स्टील 1 का लेक्चर अभी डाउनलोड नहीं हो सकता। कोई भी लेक्चर डाउनलोड नहीं, ऑनलाइन देखो उसको आप, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं रख रखा एक्चुअली, ठीक है। कल स्टील कहाँ वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं होगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, लिंक दे देना आपको। अभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर दोस्तों, और लिंक अभी आ रहा है सर जी ऑनलाइन की तरफ से आपको, तो वो आप क्लिक करो, वहां पर मिल जाएगा। सर जी ऑनलाइन की तरफ से आपको लिंक आएगा, अभी आ गया है, देखो आप क्लिक करो उस पर, आपको चीजें वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आरसीसी भी हो जाएगा। अभी एक बात को समझो आप लोग कि अगर मैं हर बच्चे के हिसाब से चलूंगा, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है यार हर बच्चे के हिसाब से चलना। ये पॉसिबल है कि आप लोग मेरे हिसाब से चलो, ये मेरी गारंटी है कि पेपर से पहले सब करा दूंगा। इतनी स्पीडली कोई नहीं करा रहा जितना हम चल रहे हैं, तो हो जाएगा, टेंशन मुझे नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना सजेशन अपने पास रखा करो, कई बार गुस्सा आ जाता है मुझे, सजेशन अपने पास रखो यार अभी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग चल पाऊंगा मैं, ठीक है। चले सर कितना टाइम तक चलेगा क्लास? अभी तो बहुत टाइम है, आधा पौना घंटा और चलाऊंगा, वेल्डिंग पूरा करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेल्डिंग, अभी भैया वेल्डिंग होता क्या है ये सबको पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज वेल्डिंग। हम लोगों ने बोल्टिंग पढ़ा, अच्छे से समझ आया। वेल्डिंग क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो, पता तो सबको है ना, मैं कुछ हिंदी विंदी नहीं। सबसे मेन बात आती है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की, व्हाई वी यूज इट। हम वेल्डिंग को यूज ही क्यों करते हैं? देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई वी यूज इट। पहला रीजन, एक तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। वेल्डिंग में जनरली ये पता नहीं लगता दूर से देखने पर कि मैंने वहां पर सेक्शन को अलग से जोड़ा है, तो मैं कह सकता हूं पहली चीज यूनिफॉर्मिटी। दूसरी चीज एफिशिएंसी। भैया बोल्टिंग में जनरली एफिशिएंसी 60 से 70% मिलती है, वेल्डिंग में एफिशिएंसी 95% तक जा सकती है। इवन मैं कहता हूं कई बार तो 100% चली गई। तो वेल्डिंग में एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लिखूंगा हाई एफिशिएंट, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है कुछ ना कुछ। क्या डिसएडवांटेजेस होंगी? एक तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए इसके लिए, स्किल्ड लेबर। अभी दूसरी चीज पता है क्या है कि इसके लिए बिजली चाहिए, बिना बिजली के हो नहीं पाती जल्दी से, ठीक है। तो बिजली बहुत जरूरी है, बिना बिजली के पॉसिबल ही नहीं है। आप देखोगे वेल्डिंग करने वाला जनरेटर लेके घूमता है छोटा सा, तो बिजली के बिना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। या फिर लिखूंगा रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, हैव टू लर्न इट। कुछ लगा मेरे को तो मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं कि पेपर में पूछेगा, ठीक है। अभी इसके बाद बात आती है कि वेल्डिंग होती कितने टाइप की है। यार पिक्चर दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, पिक्चर से ही समझ लेना, कोई लिखवा नहीं रहा मैं, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। वेल्डिंग होती कितने टाइप की है, एक पिक्चर शो होगी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को, अभी उसमें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी पिक्चर शो होगी आप लोगों को, कहाँ गई? हाँ दिखा दो, पूरी स्क्रीन पे ही दिखा देना। चले अभी स्क्रीन पर आपको पिक्चर शो हो रही है, आप पिक्चर में देखिए। अभी कोई न्यूज नहीं है यूपी ट्रिपल एससी का, कुछ नहीं पता अभी तो। आप पिक्चर में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पिक्चर शो हो रही है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग है। स्क्वायर वेल्ड, वी वेल्ड, ग्रूव वेल्ड, यू वेल्ड, जे वेल्ड, वी वेल्ड। ये क्या है समझ आ रहा है क्या? ये जैसे जैसे वेल्डिंग की शेप है वैसे वैसे वेल्डिंग है, ठीक है। दो तरह की बनती है इसके अंदर भी। ये पिक्चर हटा देंगे स्क्रीन से, मैं कुछ समझाना चाहूंगा इसको प्यारे दोस्तों आपको। देखिए वेल्डिंग मैंने आपको कहा यू जे, ग्रूव में वी आ गया है, उसके बाद कुछ इस तरीके की वेल्डिंग। इन वेल्डिंग्स को जनरली हम नाम देते हैं बट, इन वेल्डिंग्स को नाम दिया जाता है बट वेल्ड। इनमें बताऊं क्या मेन चीज आती है, इनमें दो कैटेगरी डिवाइड होती है। एक आता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, एक आ जाता है कंप्लीट पेनिट्रेशन। समझ के चलेंगे इन चीजों को। मैंने कहा दो प्लेट हैं और इन दो प्लेटों को आपको वेल्ड करना है।
भैया क्या होता है, जनरली आप कई बारी सिर्फ ऊपर ऊपर से वेल्ड कर देते हो यहां तक, इस तरह के वेल्ड को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। वही अगर आप इसको नीचे से भी दे रहे हो, आपने नीचे से भी दिया ऊपर से भी दिया, पूरा का पूरा भर गया, दैट इज नोन टू बी एज द कंप्लीट पेनिट्रेशन। समझ आया? लर्न इट, अंडरस्टैंडिंग इट, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो समझना इनका यूज होने वाला है, आगे समझाऊंगा, ठीक है। आगे मेरी आती है फिलेट वेल्ड। अभी फिलेट को भी समझाना चाहूंगा, देखो पिक्चर के थ्रू, फिलेट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। होता क्या है ये आपको पता है फिलेट, ठीक है। पिक्चर में आपको शो होगा, अभी पूरी स्क्रीन पर दिखा दो। अभी पिक्चर में आपको शो होगा प्यारे दोस्तों कि देखो फिलेट वेल्ड में क्या हो रहा है। फिलेट वेल्ड में जनरली बहुत सारी है, टी है, डबल टी है, लैपिंग जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है। तो ये जितने भी जॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन तरह के जॉइंट्स को हम कहते हैं फिलेट जॉइंट, ठीक है। तो एक चीजें आपको ध्यान रखनी है कुछ। अभी मैं मेन चीज को लाना चाहूंगा जिसमें लैप जॉइंट आ रहा है। अरे लैप जॉइंट में कैटेगरी होती है, क्या कैटेगरी भाई? मैंने आपको कहा लैप जॉइंट का मतलब एक के ऊपर एक, ओवरलैप। कल समझाया था इसका मतलब, एक यहां ज्वाइंट का वेल्डिंग, एक यहां वेल्डिंग, ठीक है। यहां पर जो आप लोग वेल्डिंग प्रोवाइड करते हो ना, इन वेल्डिंग की भी अलग अलग शेप होती है। एक होता है स्क्वायर वेल्डिंग, एक होता है राउंडेड वेल्डिंग, एक डायनामिक वेल्डिंग के केस में आ जाता है। डायनामिक लोडिंग है उसको नहीं, मेन चीज दो, राउंडेड और स्क्वायर आता है। इनका यूज क्या है बताऊंगा, अलग अलग यूज है, चलते रहेंगे अभी आगे की तरफ। वेल्डिंग समझ आया क्या होता है? आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो वेल्डिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, मेजर चीज को मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। सपोज मैंने कहा आपको दो चीजें जोड़नी है आपस में, दो चीजें आपस में आपको जोड़नी है। आपने इन दो टीएल सेक्शंस को, इन दो सेक्शंस को जोड़ने की कोशिश करी और क्या करा, यहां पर आपने वेल्डिंग दे दी, दिस इज द वेल्डिंग। और ये वेल्डिंग कुछ इस तरीके की दी है कि ये पीछे तक जा रही है। ये कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था, ये वेल्डिंग आके पीछे तक वेल्डिंग गई है। तो एक चीज तो समझना कि भैया यहां तक जहां तक वेल्डिंग जा रही है, पूरी की पूरी पेनिट्रेशन करके जितनी मैक्सिमम जा सकती है बढ़िया वाली, वहां से लेकर और वेल्डिंग के किनारे तक की, ये चीज समझ रहे हो आप? वेल्डिंग से लेकर और पूरी वेल्डिंग के किनारे तक की जो थिकनेस कहलाती है, इसको नाम दिया जाता है थ्रोट थिकनेस। अब जो शब्द बोलने जा रहा हूं उस पे जरा गौर देना। थ्रोट थिकनेस आया, एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अभी जरा क्लियर करेंगे इस बात को। देखो क्या होता है, कॉलम का केस लाना चाहूंगा। कॉलम में ना आपके पास कुछ इस तरीके का होता था, फिक्स, दोनों तरफ से फिक्स। लेकिन whenever the load is on the column, तो ये बकल होने की कोशिश करता था, और ये बकल कुछ इस हिसाब से होता था कि जनरली यहां से ऐसा और कुछ ऐसा। ये प्रैक्टिकली सबको पता है, बहुत डिटेल में समझ रखी हैं चीजें। तो भैया हम कहते थे इफेक्टिव लेंथ जो हुई वो सिर्फ इतनी हुई जिसमें बकलिंग आया। क्या पूरी की पूरी थिकनेस काम में आएगी? नहीं आएगी। पूरी थिकनेस कभी काम में नहीं आ सकती। होगा क्या, जनरली कुछ थिकनेस यहां से बाहर और कुछ थिकनेस यहां से बाहर। जो थिकनेस मेरे लोड को सहने में काम आती है, मेरे दो मेंबर्स को जोड़ने में काम आती है, जिस थिकनेस पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जिस थिकनेस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट नजर आता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो मैं लिखना चाहूंगा the thickness on which maximum effect has been concerned, उसको कहते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। किसी किताब में नहीं मिलेगी ये भाषा, आपको लिख लो, ठीक है। मतलब भी यही होता है इसका। भी बात आती है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी रख सकते हैं हम। एक नोट करके लिखेंगे, कोडल प्रोविजन साथ के साथ कराऊंगा मौका मिलते ही। मैंने कहा नोट करके यहां पर लिखो, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मैक्सिमम कितनी रख सकते हो? 0.7 इंटू टी मिनिमम। एक पहली बात तो ये समझ लो, बोल्टेड में हो, वेल्डेड में हो, सारी तरीके से टी मिनिमम का मतलब होता है
थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये बात याद रखना, ठीक है। ये टी मिनिमम, टी जहां पर भी यूज हुआ वो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होता है। अब जरा क्लियर करेंगे कंसेप्ट, यहां से ये चीज समझ आई, दैट इज नोन एज ईटीटी। अभी कितनी लेंथ के लिए वेल्डिंग करी जा रही है, ये लेंथ, ये पूरी लेंथ, इस लेंथ को कहा जाता है साइज ऑफ द वेल्ड, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे की चीजों पर आओ, देखिए क्या होता है यहां से कि थ्रोट जो होता है ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है, थ्रोट जो होता है ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी ना बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि साइज ऑफ द वेल्ड कितना लूं, साइज ऑफ द वेल्ड कितना लूं, तो मैं कहना चाहूंगा एक छोटा सा फॉर्मूला, एस क्या है, साइज है, दैट इज नोन टू बी एज द एस मिनिमम प्लस एस मैक्सिमम अपॉन में 2, एस मिनिमम प्लस एस मैक्सिमम अपॉन में 2, याद रखना। मिनिमम मैक्सिमम क्या है बताऊंगा, कोडल प्रोविजन है, उसके हिसाब से चलेंगे पूरा, ठीक है। अभी लिख लो। अब यहां से अगली बात मेरी आती है कि क्या होता है, देखो जनरली आपको पता है कि आपके पास, मैं जरा साफ सुथरा सा बनाना चाहूंगा इसको, यहां से ये प्लेट थी, यहां से ये प्लेट थी, और यहां से ये पूरा वेल्डिंग आया था यहां तक। आपको पता है कि यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों है, तो कौन सी यूज में आती है, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, नहीं भी पूछेगा तो समझ तो आना चाहिए ना, इनमें से कौन सी यूज में आती है। अरे जरा क्लियर करो कंसेप्ट को, इनमें से यूज वही आएगा जिसमें फोर्स पड़ेगा, और आपने फोर्स डाला, वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में गया, अरे वर्टिकल में भी गया और हॉरिजॉन्टल में भी गया, दोनों फोर्सेस दोनों जगह पर जाते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वर्टिकल फेस, एक बच्चा, अच्छा जी, राजन त्रिहाल कह रहे हैं वेल्ड में रिजिड जॉइंट होता है, वो तो झटके से टूट जाएगा। राजन जी एक बात कहूं क्या, स्टील भी रिजिड होती है और शीशा भी रिजिड होता है, तोड़ के देखना जरा स्टील को, आप शीशे तक सीमित रह रहे हो, जरा स्टील पे पहुंच के देखो और कितने झटके मार ले तो टूट जाएगा, स्टील नहीं टूटेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वेल्डिंग का सीन भी है, ठीक है। चलिए सर, रिपीट अगेन अबाउट थिकनेस, डोंट वरी, सब समझाऊंगा, दोबारा से हो जाएगा। अच्छा, पंकज रावत कह रहे हैं कि 2-3 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी जवानी बीत गई नॉन टेक पढ़ते पढ़ते 2-3 साल में जवानी बीत गई, कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलॉजी पूरी नहीं हुई है, 10 मिनट का टॉपिक रहता है, वो मैं पेपर दे दूंगा आपको एक, मैं अब लेक्चर नहीं ले रहा, मेरी तरफ से हाइड्रोलॉजी पूरी है, ठीक है, उतना पढ़ लो बहुत है। चलिए आगे चलते हैं यार, लाइक्स बढ़ाओ, मतलब लाइव में इतने तो लाके दिखाओ, बच्चे जिस हिसाब से हैं उसी हिसाब से कह रहा हूं, मतलब लाइक बढ़ाओ थोड़े मेरे। ये चीज समझ आई जो बोला अभी। इसके बाद बात आती है कि भैया साइज भी बोल दिया और ये सारी चीजें भी, यहां से मैंने आप लोगों को कहा कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होती है जिस पे इफेक्ट आता है। उससे आगे की चीज क्या चलती है कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को निकालते कैसे हैं, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को निकालते कैसे हैं। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस पता है किस चीज पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि इन दो मेंबर्स को जिनको आप जोड़ रहे हो उनके बीच का एंगल क्या है। मैंने कहा ये दो है, अरे इतने से में वेल्डिंग कर लेगा क्या, नहीं करेगा, इतने खुले हैं इसमें वेल्डिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। याद रखोगे एक एंगल स्पेसिफाइड होता है कि कितने एंगल से लेकर और कितने एंगल तक आपको टोटल इनके बीच का एंगल रखना है, दो मेंबर्स के बीच का। समझ आ रहा है? तो लिखेंगे नोट करके लिखेंगे कि टू मेंबर्स शुड बी ज्वाइंड इन बिटवीन 60 से लेकर 120 डिग्री के बीच। याद रखना 60 से लेकर 120 डिग्री के बीच होने चाहिए ये मेंबर। और असल में इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला आता है K इंटू S। ये K क्या है? इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला है, S क्या है? साइज ऑफ द वेल्ड। K क्या है? K इज द कांस्टेंट फैक्टर जो जनरली एंगल पर डिपेंड करता है। एक टेबल बनवा रहा हूं, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
के एक कांस्टेंट फैक्टर है जो एंगल पर डिपेंड करता है, जरा समझेंगे उसको भी, उसकी टेबल याद रखना, पेपर में पूछ सकता है आपसे, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। 60 से 90, 90 से इसके लिए 0.7, 90 से 100 0.65, 100 से 113.6, 113 से लेकर 100 से 106, 107 से लेकर 113, इस केस में 0.55 और 113 से लेकर 120 तक 0.5। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आपको निकालने में साइज ऑफ द वेल्ड के बेसिस पर ये के की वैल्यू है। के की वैल्यू पुट करोगे, साइज ऑफ द वेल्ड पता होगा तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस यहां से आ जाती है। अब एक और चीज यहां से जनरली बोली जाती है कि आपका जो साइज ऑफ द वेल्ड है, आपका जो साइज ऑफ द वेल्ड है, ये साइज ऑफ द वेल्ड मिनिमम साइज कैसे निकलता है। एक और चीज कोडल प्रोविजन से आप लोगों के बीच बनती हुई, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, मैं इसको लिखूंगा एस मिनिमम। पहली बात तो आप ये याद रखोगे, इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर। इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर। कैसे? अरे जरा ध्यान देना यहां पर कि आपकी प्लेट की थिकनेस के हिसाब से जनरली ये वेरी करता है कि कितना कितना मिनिमम साइज आपको देना है। मैक्सिमम भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, लिखो जल्दी से यहां पर कि मैंने कहा अगर आपकी प्लेट 10 तक की साइज की है, अगर आपकी प्लेट 10 mm तक है, लेस देन और इक्वल टू 10 mm, लेस देन और इक्वल टू 10 mm का साइज है थिकर प्लेट का, साइज ऑफ द वेल्ड 3 mm जाएगा। 10 से लेकर 20 mm तक की प्लेट है, 5 mm का साइज चले जाएगा। 20 mm से लेकर 32 mm तक की थिकनेस है, इसको गहरा कर लो यार आप लोग। 21 से लेकर 32 mm तक की थिकनेस है, उसके लिए साइज 6 mm चले जाएगा। और 32 mm से बड़े के लिए आप लोग अडॉप्ट करना 8 mm। जनरली पता है क्या होता है, 8 mm 32 से बड़े के लिए, और हर 10 mm के बाद 2 ऐड करा जाता है। लिख लो, आफ्टर एवरी 10 mm प्लस 2 mm साइज। ये बात याद रखना है। टेबल है क्या है, मिनिमम साइज निकालने का टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू अडॉप्ट करते हैं। तीसरी चीज लिखो यहां पर कि भैया मैक्सिमम साइज कैसे निकालोगे। लिखो तीसरी चीज यहां पर, हाउ विल यू कैलकुलेट मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेल्ड। मैंने आपको अभी बताया मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड कैसे निकाला जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेल्ड। हाउ विल इट डिपेंड? अगर आप दो चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो भैया यहां पर जो आप वेल्डिंग दे रहे हो ना, ये वेल्डिंग जनरली कौन सी शेप की है ये डिपेंड करेगा। सपोज इफ इट इज अ स्क्वायर फिलेट वेल्ड, तो यहां पर पता है इसका मैक्सिमम थिकनेस कितना आता है। इसके मैक्सिमम थिकनेस का फॉर्मूला याद रखोगे, टी मिनिमम माइनस 1.5 mm। अभी टी मिनिमम क्या, सपोज आपके पास एक 10 mm की प्लेट है, एक 12 mm की प्लेट है, कौन सी लोगे? अरे 10 वाली ले लेना, ठीक। ये चीजें जरूरी हैं। इसके बाद आप और चीजें लिखोगे यहां से, अगर आपके पास राउंडेड है, अगर आपके पास राउंडेड शेप की है तो एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ टी मिनिमम। ये बात याद रखोगे। और तीसरी चीज आती है डायनामिक लोडिंग। अरे ये क्या आ गया, सपोज मैंने कहा यू आर एन स्ट्रक्चर इंजीनियर या डिजाइनर या कंसाइट इंजीनियर, और आप एक रोड बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, और वहां वेल्डिंग देनी पड़ गई। आपको पता है रोड पर, ब्रिज पर जो मेरा लोड आता है, दब 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 एकदम डायनामिक कंडीशन की तरफ आता है, मूविंग लोड आता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आता है, वेल्डिंग अच्छी खासी देनी पड़ती है। तो डायनामिक का मतलब होता है, ऐसा लिख लो, गाड़ी मोटर व्हीकल, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इस केस में जो आपका टोटल रहेगा मैक्सिमम साइज, वो टी मिनिमम के बराबर ही रहेगा। जितनी गहरी मैक्सिमम दे सकता है ना उतनी दे ले, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एस मैक्सिमम आया, एस मिनिमम आया, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आया। अगली चीज लिखो इफेक्टिव लेंथ। ये क्या है? अगली चीज लिखोगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड।
वही चीज आ गई फिर से कॉलम वाली चीजें। मैं उसी एग्जांपल को दोबारा लेना चाहूंगा, फिर चीजें और समझ आ जाएंगी आप लोगों को। देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड कैसे निकालोगे? मैंने कहा आपके पास दो मेंबर है और इन दो मेंबर्स को यू हैव टू कनेक्ट, ये एक मेंबर और ये एक मेंबर। आपने क्या करा, आपने यहां से लेकर और यहां तक पूरी की पूरी वेल्डिंग दे दी। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी वेल्डिंग दे दी आपने, और वो वेल्डिंग जो है ना आप कुछ इस तरीके से दे रहे हो कि जब लोड पड़ेगा तो जोर जो पड़ेगा, वेल्डिंग पर जोर पड़ेगा, वो सिर्फ इतनी लेंथ के लिए पड़ेगा। जरा मैग्नीफाइंग वर्जन में देखो इसको, यहां पर इतनी से लेकर इतनी तक लेंथ दी, दैट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। लेकिन लोड पड़ने के बाद जो जोर पड़ रहा है वो जोर सिर्फ इतने से लेकर इतने तक पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है? एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा देते ही हो यार, हमेशा सिविल इंजीनियरों दिल बड़ा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा हमेशा दिया जाता है। तो वो चीज, इतना तो फॉर्मूला नहीं है फैजल जी, आप यार कह रहे हो मेरा फॉर्मूले से दिमाग खराब हो गया, ऐसी बात नहीं है, दो बारी पढ़ो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इंटरेस्ट बन जाएगा थोड़ा। टोटल लेंथ है L, इसमें से इफेक्ट कितनी लेंथ तक पड़ रहा है, कॉलम वाले कंसेप्ट को दिमाग में भरिएगा। दैट इज नोन टू बी एज दिस लेंथ, इस लेंथ को बोलता हूं L इफेक्टिव। और L इफेक्टिव के लिए पता है कोडल प्रोविजन क्या कहता है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो ना, इस एक्स्ट्रा लेंथ की वैल्यू होती है साइज ऑफ द वेल्ड के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं कहूंगा कि L इफेक्टिव जो मुझे निकालना है वो क्या होगा, एक्चुअल लेंथ जो मैंने निकाली है उसमें से 2s माइनस कर दो हर हालत में। क्यों? टोटल में से s और s हटाया तो इफेक्टिव लेंथ आ गया। क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कराया इफेक्टिव लेंथ, आप लोगों को कराया इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। आप लोगों को अगर डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, जरा समझना, अब रटने की चीज नहीं है ये। अगर आप लोगों को डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, हाउ विल यू कैलकुलेट? लिखो, अगर आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है तो यार एक चीज तो मैं जानता हूं, कुछ नहीं होता यहां से वेल्डिंग की जो मेरी स्ट्रेंथ आ रही है, वेल्डिंग की जो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर। क्या लिखूंगा, Fu/√5 × 1.25। ये क्या हुई, ये वो स्ट्रेंथ हुई जो मैं लेता हूं, यील्ड स्ट्रेंथ, इसको बोला जाता है यील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया कैसे मैं निकालूंगा, एरिया के लिए इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इनटू L इफेक्टिव। ये हुआ डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। समझ आया क्या जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को? इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे कुछ कोडल प्रोविजन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपसे जेई के पेपर में पूछ ले। लिखेंगे कोडल प्रोविजन क्या है कि L इफेक्टिव हमेशा और हमेशा 4s से बड़ा होना चाहिए। L इफेक्टिव हमेशा 4s से बड़ा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि L एक्चुअल हमेशा 6s से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि L इफेक्टिव में 2s ज्यादा होता है, ये याद होना। ठीक है, चलिए आगे मेरा इससे एक प्रोसीजर आता है, दैट इज नोन टू बी एज द बट वेल्ड। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूं कुछ करा दूं। चले लिखो बट वेल्ड के बारे में, फिर मेन चीज ही करा दूंगा छोटा सा, अभी टाइम भी बहुत है हमारे पास। लिखेंगे अगला बट वेल्ड। एक और वेल्डिंग होती है, ये बट वेल्ड नहीं, सॉरी स्लॉट वेल्ड। एक हेडिंग लिखेंगे स्लॉट वेल्डिंग क्या होता है। सपोज मैंने आपको कहा कि आपको ना एक प्लेट है और इस प्लेट पर यह प्लेट चिपकानी है, एक प्लेट है और इस प्लेट पर यह प्लेट चिपकानी है, तो क्या करोगे भैया, यहां पर वेल्डिंग करोगे, करनी बनती भी है। लेकिन हुआ क्या, डिजाइनिंग करते टाइम जो मेरी वेल्डिंग की लेंथ आ रही है, इफेक्टिव लेंथ जो मेरी निकल कर आ रही है डिजाइनिंग के टाइम पर, वो जनरली इस पूरी लेंथ से, लेट इट बी L1 लेट इट बी L2, तो ये भी L1, इफेक्टिव लेंथ L1 + L2 + L3 से ज्यादा पड़ रही है। समझने की कोशिश करोगे, इसी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं वेल्डिंग कर सकता हूं, और ये लेंथ जो है टोटल L1 + L2 + L1,
जो मेरी डिजाइनिंग लेंथ होनी चाहिए वेल्डिंग की वो ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर क्या करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां करता हूं गड्ढे, यहां से प्लेट को काटता हूं और इस प्लेट को काटने के बाद कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि अभी मेरी वेल्डिंग की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, अभी मेरी वेल्डिंग की लेंथ बढ़ गई है, यानी इफेक्टिव लेंथ क्राइटेरिया पूरा हो सकता है। तो जब भी कुछ इस तरीके की वेल्डिंग होती है कि मेरे को अपनी प्लेट को काटना पड़ता है, ओए इसको लाइक बढ़ाओ पहले तो आप लोग, मात्र 31 लाइक और दो मुझे, ठीक है। जब आपको अपनी प्लेट को काटना पड़ता है और काटने के बाद वेल्डिंग करी जाती है, क्यों, ताकि वेल्डिंग की लेंथ पूरी हो सके। तो भैया इंग्लिश वर्ड कहलाता है स्लॉट। स्लॉट का मतलब समझते हो, खाली जगह। सपोज दिस इज स्लॉट और दिस इज माय स्विच बोर्ड, वो क्या होता है, चार्जर का पिन मैंने लिया और डाला, तो ये स्लॉट खाली जगह करी जा रही है। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं स्लॉट, इसी के कारण स्लॉट वेल्डिंग। समझ आया? कुछ कोडल प्रोविजंस है स्लॉट वेल्डिंग की, वो बातें आपको याद रखनी है। देखिए क्या होता है कि विड्थ ऑफ द स्लॉट निकालना है, अगर मुझे ये चीज, ये यहां पर चीज जो आती है इसको बोला जाता है W, दैट इज नोन टू बी एज द विड्थ ऑफ द स्लॉट। इसका वैल्यू याद रखना, कोडल प्रोविजन क्या कहता है, 3T या 25 mm, जो भी इनमें से मिनिमम होगा, ये याद रखना है। 3T या 25 mm, T मिनिमम, सॉरी ये मैक्सिमम होगा, ज्यादा दिया जाता है जनरली, मैक्सिमम। इसके बाद एक मेरा आता है जिसको मैं कहता हूं लेंथ ऑफ द ओवरलैप। ये पूरी लेंथ जो कहलाती है वो कहलाती है लेंथ ऑफ द ओवरलैप। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको मैं कहता हूं लेंथ ऑफ द वेल्ड। वो क्या होती है, सपोज मैंने कहा यहां तक आपने लेंथ दी है वेल्ड की, यहां पर कुछ नहीं खाली है, तो ये चीज कहलाएगी ऊपर वाली लेंथ ऑफ द वेल्ड। एक कोडल प्रोविजन और लिखवाना चाहूंगा आप लोगों को कि देखिए क्या होता है कि आप लोग जो स्लॉट वेल्ड कर रहे हो और स्लॉट वेल्ड करने के बाद ये कुछ इतना ले लो, यहां तक ये जो स्लॉट है और बाहर की प्लेट तक, इसी प्लेट का बाहर वाले किनारे तक का जो मेरा विड्थ है, ये कभी भी 2T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कोडल प्रोविजन और है, तो कुछ स्लॉट वेल्ड के कोडल प्रोविजन मैं आप लोगों के बीच लाया। ये कह रहा है कि काटने से प्लेट कमजोर हो जाएगी। देखिए क्या होता है, काटने से प्लेट ऐसे कमजोर नहीं होती, जो प्लेट का हिस्सा आप ज्वाइन करते हो, मेरी बात को समझना यहां पर राजन जी, जो प्लेट का हिस्सा, अभी ये दो प्लेट हैं, अपनी अपनी ताकत दे रहा है, मैंने कहा उंगली से उंगली मिलाकर चलो और प्लेट से प्लेट जोड़कर चलो, ये आया। अभी ये जो उंगली वाला हिस्सा है ना, इसकी सारी ताकत खत्म हो गई है, ये सिर्फ ज्वाइंट पर आ गया है। मैं ज्वाइंट डिजाइन कर रहा हूं ना, तो प्लेट का अपना कुछ नहीं बचेगा, आप ये सारी चीजें ज्वाइंट पर आ चुकी है, प्लेट का हिस्सा जो ताकत देगा वो बचा हुआ देगा। तो ये ज्वाइंट पर आने के बाद इसको काट ले, मरोड़ ले, तोड़ ले, लेकिन ज्वाइंट बढ़िया होना चाहिए जो वेल्डिंग से दे रहा हूं। समझ आ रहा है? तो कमजोर प्लेट नहीं पड़ेगी, वो तो ज्वाइंट पर आ चुका है, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है बच्चों को? अबे इससे भी स्लोली पढ़ाऊं? ये बीटेक कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, नहीं इनफ नहीं है, मेरे को और चीजें थोड़ी सी करानी है, बस थोड़ी सी और चीजें यार, इसको इतना करो जल्दी से, ठीक है। सर कहाँ कहाँ घूमते हो? अच्छा क्या करें, शुरू से घूमने की आदत है, बट अभी यहाँ पर थोड़े दिन का हमने रेस्ट लिया हुआ है, यहीं पर रहेंगे, ठीक है, तो कहीं नहीं जा रहे। अभी एक नया बच्चा हमारे साथ, नया तो नहीं है, पंडाब महातो, आपके जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, तो यार हेल्प करो, उनको बता दो, उनका भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए करते हैं, अभी थोड़ा सा और कर लो, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, फिर ठीक रहेगा थोड़ा सा। एक न्यूमेरिकल कराता हूं तो समझ में आ जाएगा, बच्चे बुरी तरह थक चुके हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन बाद में देखोगे, बेशक तो बाद में देख लेना, बट क्लियर रहेगा कंसेप्ट बहुत ज्यादा। ओए फैजल, अगर ये फैजल यहां पर ऐसी हरकतें करेगा ना तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सच कह रहे हैं फैजल, आपको कल भी कहा था मैंने कि एक लड़की की इज्जत होती है, आपको बनाकर रखनी है,
आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, मजाक बन सकता है, ठीक है, मत करो ऐसा कुछ, समझ जाओ, नहीं तो हम समझा देंगे, और मैं अपनी पे आ गया तो मैं समझा दूंगा, ब्लॉक ही करूंगा और क्या कर सकता हूँ यार, बट समझो थोड़ा सा। 12 और दो जल्दी से, एक क्वेश्चन में जब पीछे मुड़ू तो 12 होनी चाहिए पूरे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझ कर चलोगे। ISLC 300, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल्स इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ 600 किलो न्यूटन। ISLC जो है वो 600, कौन सा है ISLC, 600 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा रहा है। आपको कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू द 10 mm थिक गजट प्लेट। गजट प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm। आगे मुझे बोला जा रहा है डिजाइन द फिलेट वेल्ड इफ ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड टू 350 mm, ठीक है। आगे मुझे कह रहा है वेल्डिंग कैन बी डन ओनली ऑन 3 साइड्स। मतलब सपोज ये मेरा एक चैनल का सेक्शन है, मतलब ये चैनल का सेक्शन कुछ ऐसा होता है ना, तो सामने से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसके पीछे जो गजट प्लेट है वो कुछ ऐसी है, तो ये ओवरलैप लेंथ कितनी है, 350, इससे ज्यादा नहीं है। और मुझे कह रहे हैं कि 3 साइड पर वेल्डिंग करी जा सकती है, 1, 2 और 3। समझ आया जो बोलना चाह रहा हूं? एक चीज दिमाग में घुसनी चाहिए, आपको और कुछ भी दे रखा है, पहले दे देता हूं। ग्रॉस एरिया गिवन है 4211 मिलीमीटर स्क्वायर। आपको और क्या गिवन है, थिकनेस ऑफ द वेब ये गिवन है 6.7 mm। आगे मुझे कह रहा है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, ये मुझे गिवन है 11.6 mm। और आगे मुझे कह रहा है इसका जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है वो 108 मेगापास्कल है। ये डाटा मुझे गिवन है। क्वेश्चन को समझे दोबारा से। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला कि आपके पास एक चैनल सेक्शन है, इसको आपको किसी गजट प्लेट के साथ जोड़ना है। अभी भैया कैसे जोड़ेगा चैनल सेक्शन को? देखो यार बड़ा सिंपल है, आपको इसको अगर गजट प्लेट को जोड़ना है तो 3 साइड में आप वेल्डिंग कर सकते हो, ऐसा बोला। यहां पर आपको फ्लेंज दिख रहा है, यहां पर फ्लेंज दिख रहा है, बट यहां पर वेब दिख रहा है। दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉलो होगा। हाँ, तो यहां से फ्लेंज और वेब दोनों चीजों का क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। फिलेट वेल्ड तो ऐसी होता है। अभी एक चीज दिमाग में आई कि क्राइटेरिया जो है वो दोनों का चेक होगा, यानी S1 और S2 दोनों निकालूंगा, इसको 1 माना, इसको 2 माना। दूसरी चीज, अगर इफेक्टिव लेंथ इन तीनों की साइड से ज्यादा आ जाती है, FW प्लस F से, तो स्लॉट वेल्ड का काम चलेगा। वो बाद की बातें हैं, पहले कुछ चीजें चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये डाटा यही लिखा रहने देंगे, क्वेश्चन उस साइड सॉल्व करेंगे। समझ आया क्या ड्रॉ कैसे करना होगा? चलिए आगे चलते हैं। पहली बात तो आप लोगों को बोला गया यहां पर 350 mm तक की साइज ऑफ द वेल्ड की बात करेंगे। साइज ऑफ द वेल्ड कैसे लोगे आप? मिनिमम थिकनेस लेनी है, मेरे को पता है 10 mm से कम या 10 mm तक के लिए मैं क्या करता हूं, साइज ऑफ द वेल्ड मिनिमम 5 mm लेता हूं। मैंने टेबल बनवाई है अभी आपको। और मैक्सिमम थिकनेस आप कैसे लोगे? सपोज मैंने कहा आप स्क्वायर वेल्डिंग अडॉप्ट कर रहे हो, या आपकी मर्जी है, कोई भी करो, या आपकी मर्जी है। मैंने कहा स्क्वायर वेल्डिंग अडॉप्ट कर रहे हो तो T मिनिमम माइनस में 1.5, ये मैक्सिमम आ जाता है। अभी भैया जरा ध्यान से देखना, सेक्शन ड्रॉ करा कुछ इस तरीके का, यहां पर ये चैनल का सेक्शन ऐसा गया। अभी आप इस हिस्से की बात चल रही है जहां पर फ्लेंज है। फ्लेंज की थिकनेस कितनी है? 11.6 mm, बट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, प्लेट की थिकनेस 10 mm है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर 10 mm की थिकनेस माइनस में 1.5, तो टोटल कितना हुआ? 8.5। तो मैक्सिमम साइज आया 8.5 का, मिनिमम आया 5 का, तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसा आया 8.5 प्लस 5/2, दैट इज नोन टू बी एज द, कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 6.75। ये किसका हुआ? फ्लेंज का। अभी आप वेब की बात भी करोगे कुछ ना कुछ, तो वेब की बात करने के लिए क्या करा जाएगा? S मिनिमम S मैक्सिमम। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, इसको लिख लो जल्दी से, 6.75 आया। S वेब की मैं बात करूंगा
तो वही है वेब के लिए भी 10 mm तक की थिकनेस के लिए 5 mm का दिया जाएगा एस मिनिमम। एस मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूंगा, वेब की थिकनेस है 6.7 बट 10 mm की प्लेट के साथ जोड़ रहे हो, तो मिनिमम कौन सी है 6.7 माइनस में 1.5, तो मैं करूंगा यहां से 5.2 mm आया मेरा एस मैक्सिमम। 5.2 प्लस में 5/2 एस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस मैक्सिमम एस मिनिमम बाय 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाए, सॉरी यार यहां पर 3 mm का रहेगा, 3 mm का रहेगा क्योंकि मैक्सिमम थिकनेस 10 है। उल्टा बोल गया पहले वाली चीज में, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, जरा ध्यान देना, गलती हो गई। पहले वाला जब फ्लेंज की बात कर रहा था तो इसकी थिकनेस 11.6 थी और प्लेट की थिकनेस 10 थी। टेबल में मैंने लिखवाया था थिकर मेंबर को देखोगे, वो जल्दीबाजी में हो गया, थिकर मेंबर को देखोगे तो थिकर मेंबर 11.6 है और 10 से 20 के लिए 5 mm का साइज होता था, इसीलिए 5 लिया। लेकिन अभी मैंने क्या देखा, जब मैं वेब को देखूंगा तो यहां पर 6.6 और 10, मैक्सिमम 10 है, 10 तक के लिए 3 mm का साइज होता है, ठीक है, इसीलिए अभी मैं 3 लूंगा। समझ आया वो गलती कहां पर हुई है। तो जब सॉल्व करूंगा तो 4.1 mm आ रहा है। अब यार पता है क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ ऐसा साइज अडॉप्ट करो जो दोनों के लिए काम आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, अप्रोक्सीमेटली 5 mm का साइज ले लेता हूं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज निकाल लो तो भी काम हो जाएगा। मैंने 5 का ले लिया, सॉल्व करने में आसान होगी। साइज मैंने यहां से निकाल लिया। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ये मुझे निकालनी है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस मुझे निकालनी है। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये जो दो मेरे सेक्शन है ये 90 डिग्री पर जुड़ेंगे, क्योंकि सीधा होगा ना, प्लेट अगर ऐसे जा रही है तो चैनल का जो आगे वाला हिस्सा होगा वो 90 डिग्री पर आएगा। तो 90 डिग्री के लिए इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का वैल्यू होता था K इंटू एस, K होता था 0.7, टेबल से देखूंगा जो लिखवाई थी। S कितना है 5, तो 3.5 mm मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आ चुका है। अब यहां से मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव लेंथ निकालूं। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालता हूं, मैं कहूंगा टोटल डिजाइन लोड इज इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ इनटू में इफेक्टिव लेंथ इनटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। फॉर्मूला था ना ये, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये पता है 600 किलो न्यूटन है, सर ओबीएस खोलिएगा। ये पता है 600 किलो न्यूटन है, ये पता है 108 है एफएस। इफेक्टिव लेंथ निकालनी है और इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस 3.5 है। इफेक्टिव लेंथ सॉल्व करने के बाद मेरी आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों 1587.3। जब मैंने देखा यहां पर इफेक्टिव लेंथ मेरी सॉल्व करने के बाद आ रही है 1587.3। जरा ध्यान देना यारो, आपको कह रहा था कि ये वाली ओवरलैपिंग लेंथ 350 रहेगी, ये वाली ओवरलैपिंग लेंथ 350 रहेगी। अजी ये लेंथ कितनी रहेगी, आपको पता है ये लेंथ कितनी 300। ISLC चैनल का स्टैंडर्ड लेंथ मैंने लिखवाया था कल ही 300 होता है। तो टोटल लेंथ कितनी कवर हुई 300 प्लस में 700 यानी 1000, लेकिन देनी कितनी है 1587। अरे कवर 1000 कर रहा है, देनी 1587 है। अब स्लॉट आ गया ना, स्लॉट वेल्डिंग। एक नोट करके लिखना कि इस केस में आप स्लॉट वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट रखोगे, ठीक है। स्लॉट वेल्डिंग दी कैसे जाती है, ऑलवेज रिमेंबर मैं पढ़ा रहा हूं, अजय को समझ भी आ रहा है बट ध्यान नहीं रहता। ये तो प्रैक्टिस है यार, अब देखो प्रैक्टिस है ये तो आपकी। स्लॉट की जरूरत आ गई। स्लॉट देने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, नोट करके लिखेंगे, स्लॉट प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली, स्लॉट प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली सो दैट नो मोमेंट इज जनरेटेड, नो मोमेंट जनरेटेड, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चीजों को स्लॉट वेल्ड सिमेट्रिकली दिया जाता है ताकि कोई मोमेंट जनरेट ना हो पाए। सर थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करेंगे, अभी आपको दिख जाएगा जो स्क्रीन से बाहर गया है, ठीक है। चले वो चीज जो लिखी है याद रखना।
अभी आगे की तरफ आएंगे, स्लॉट वेल्ड देना है मुझे, कैसे दूंगा? देखो यार, इसको देने के कुछ तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। पहली बात तो आप सिमेट्रिकल दोगे। आपको बचा कितना है अभी? आपको बचा कितना है? आपको बचा है 1587, तो आप 1000 तो आप नॉर्मली जो दे रहे हो वो दे दोगे। बचा कितना है आपके पास? बच गया है अभी 587.3। अरे 587 कर, इसको 0.3 की कोई वैल्यू नहीं। सपोज मैंने कहा कि मैंने जो स्लॉट दिया है वो स्लॉट कैसे दिया? वो ऐसे दे दिया। यहाँ मेरा चैनल था, यहाँ पर मैंने स्लॉट दिया और वो कुछ ऐसे दे दिया। तो भैया ये लेंथ कितनी होगी? एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, दोनों में डिवाइड होगा ना स्लॉट मेरा। किस हिसाब से होगा? मैं जानता हूं कि 587 दो लेंथ में डिवाइड होगा, यानी 2 से डिवाइड कर दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 150 mm एक स्लॉट की वैल्यू में दे दूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? अभी मैंने कहा था कि भैया ये B जो है ये भी चेक करना। अभी आपको B चेक करना। B क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस। तो B जो है ये 2t से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2t, t कौन सा? मिनिमम। तो आपको चेक करना है, यहां पर आप दे दोगे स्लॉट 150। अब तो पता लग गया, वेल्डिंग कर देना उसके हिसाब से। B के लिए चेक करना, B 2t से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, यानी 2 इंटू में t कितना है आप लोगों का? मेरे को पता था यहाँ पर t मेरा वेब का देखा जाएगा ना, ये चीज t थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, तो 6 पॉइंट कुछ था। तो चेक कर लेना, मतलब आपका जो आना चाहिए ये t लगभग 15 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये बात याद रखोगे। तो कुछ इस तरीके से मैं असल में अपने प्यारे दोस्तों स्लॉट वेल्डिंग पूरी करता हूं। बहुत है यार। अभी जितना भी मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चे बने, बाकी भाग गए, थक गए थे बच्चे, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। जितना भी मैंने कराया, एक बारी थम्स अप करके बताओ whether got the concept or not. If you got the concept then thumbs up, if you're not getting it then thumbs down. जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर देता हूँ। 6 लाइक डिसलाइक आ चुके हैं मेरे पास। मुझे तो ताज्जुब भी है कि बस 6 ही आए हैं, बहुत है। ठीक है चलिए, जो भी 275 mm होगा, क्या होगा 275 mm? अरे यार ये ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। मैं तो यार, मैंने तो वैसे लिख रखी है ये वैल्यू, 275 कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व आप लोग खुद कर लो यार। चलिए, बच्चों को समझ आया, मजा आ गया, मजा आना चाहिए बस। अमृता, अभी हम कहना चाहेंगे कि आप लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अब तो खेत चुक चुका है। आप ऑफलाइन देखिएगा इसको। कल से आप कोशिश करिए कि आप 12 बजे हमारे साथ बन जाएं, फिर हम स्टील कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको इसेंट्रिक कनेक्शंस टेंशन मेंबर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, स्टील के लिए 10, मतलब मुश्किल से मुश्किल मैं आप लोगों के लिए 12-13 लेक्चर लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए जकास। अभी यहाँ अभिषेक कुमार थोड़ा सा गुस्से में आते हुए, क्या प्रॉब्लम आ गई है? अभिषेक कुमार गुस्से में आते हुए, क्या दोस्त क्या प्रॉब्लम आई? ये देख मैं कह रहा था ना 6, मुझे ताज्जुब लग रहा है। अभी आ गया ना एक आ गया ना यहाँ पर डिसलाइक और ज़्यादा। अभी तो तुम देखते रहो बेटा, देखो अभी तो जो हमारे पड़ोसी है ना, जो हमसे जलते हैं, उन्होंने देखी नहीं है, अभी तो वो भी करेंगे। ठीक है, बस मुझे यार आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए इस बारी, आप लोगों को क्लियर करवाना है। और हरियाणवी इंजीनियरिंग से कहना चाहूँगा यार, हरियाणा में थोड़ा सा अपना भी गाम गुम है उधर, तो थोड़ा सा बच्चों को बताओ। ठीक है, फीलिंग इंजीनियरिंग वाली, चलो फील आना चाहिए बस। निकालना क्या था? निकालना यही था कि स्लॉट वेल्ड जो आप कर रहे हो वो स्लॉट वेल्ड कितनी लेंथ का देना है, ये डिज़ाइन करना था, ये डिज़ाइन का क्राइटेरिया है। ठीक है, निकालना नहीं था ऐसे। मैं एकदम मस्त हूँ, मैं एकदम मस्त, शानदार, बिंदास, स्माइल अपने फेस पर हमेशा रहती है। ठीक है, अब की बार पक्का पार, बिल्कुल, इंशाल्लाह, ज़रूर। इंशाल्लाह का कुछ कहते तो थे, मैं भूल गया। चले क्या? हाँ, ऐसा क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता होगा नहीं, ये 15 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। एई का क्वेश्चन करवाया, 15 नंबर का आया है पेपर में।
शालू सैनी कहती हुई मेरे को भी कम आया। हम एक बार सजेशन करना चाहेंगे कि आप वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा अच्छे से और ज़्यादा। ठीक है, क्लास नहीं मिल रही, एक बार लिंक भेज देंगे आपको, भेज देना एक आधा, आपको अभी लिंक आ जाएगा हमारे चैनल की तरफ से, क्लिक करना, आपको सर ये जो स्टील का पहला लेक्चर हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, बीपीएससी मेंस में ऐसा आया हुआ है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, ऐसा आ जाता है। अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट दोबारा कर देता हूं कि टेस्ट सीरीज होली पर आप लोगों के बीच बनेगी। बेहतरीन तरीके के टेस्ट होंगे। मैं टेस्ट सॉल्व नहीं कराऊंगा, पहले ही कह रहा हूं, मेरे पर्सनल बनाए हुए टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में आपको सीखने को मिलेगा और यही फीलिंग रख के चलना, शुरू से सीखना है, करना तो पेपर में है। ठीक है ना, हर टेस्ट का एक एक क्वेश्चन सेल्फ प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छा टेस्ट बनाऊंगा। तो होली के आसपास आपका टेस्ट लॉन्च होगा और संडे को मोटिवेशनल स्पीच रखी जा रही है, एक मस्त जाने वाली है। ठीक है, संडे को आग लगा दूंगा सर, बिल्कुल सारी ज्वालामुखी वही फाड़ के आई हो। ठीक है, देख लेंगे जो होगा, पेपर करके आना है बस इस बारी। चंडीगढ़ कब आ रहे हैं? किसने कहा मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ? चले कोई बात नहीं, अभी देखेंगे वीडियो। ये बच्चे, कुछ नए बच्चे आए हैं हमारे साथ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट में जो प्रश्न हल नहीं हुए उनका क्या करेंगे? देखिए भारतीय जी, आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड होगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का आंसर, और हो सका तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ इसी तरीके से बनाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको आंसर प्रोवाइडेड होगा वहीं पर। ग्रेटर नोएडा आएगा तो मिलेगा ये मेरे से। हाँ जी, ये बच्चा जो है ग्रेटर नोएडा में ही रहता है, हमारे पास ही है ये। 25 को एग्जाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। आपका एग्जाम अच्छा जाए, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो कुछ इतना लग चले कि आस पड़ोस वाला कोई ऐसा बैठे जिसको कुछ आता हो। ठीक है, बाकी काम आप अपने आप कर लोगे, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, मेल आईडी दीजिए, क्वेश्चन सेंड करते हैं। ओए नहीं, मेरी मेल आईडी पे अगर मैंने आपको दे दी ना, तो वो मेल आईडी पे एक दिन के हजार क्वेश्चंस आते हैं। इंसान हूं मैं। आरआरबी जेई के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, गारंटीड इसी में से आना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड कर दूंगा, ये बहुत करा रहा हूं मैं आपको। आरआरबी जेई तो निकल जाएगा इसमें। ऑनलाइन है सर एग्जाम, मैं बताता हूँ। मेरा पड़ोस में एक लड़का रहता था, गेट का पेपर देखा है 2017 का, भाई साहब नंबर आए हैं 72, और उसको नहीं आता सिविल का बीबी, मतलब बीम के बारे में भी पता। कैसे? पड़ोस वाले का अच्छा था। कमर में दर्द हो रहा है, पीछे बैठा रहा हल्का सा देख के, और जुगाड़बाजी से पूरा पेपर चीटिंग, पूरा 72 नंबर बहुत होते हैं गेट में। उसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता सही में। वो खुद मेरे से तो खैर बिल्कुल ही जानता हूं उसको अच्छा मैं। सिर्फ चीटिंग, सिर्फ चीटिंग। अब कोई ये पूछने वाला है क्या तेरे को कुछ आता है कि नहीं आता? अरे 72 आ गए, बस हो गया यार। तो साम दाम दंड भेद करना है। ठीक है, और ये शरीफ मत बन जाना कि मैं तो चीटिंग करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? सिविल ली किस लिए? यही चीजें सीखने के लिए तो सिविल में आए थे। अगर इतना ही शरीफ बनना था तो कंप्यूटर में जाना था। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए मैं यार मैनेजमेंट से बात करूंगा। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। प्रतीक जी, कहने की बात है, कहने की बातें हैं ये। आजकल ऐसे ही लोग BMW और ऑडी खड़ी कर रहे हैं घर के आगे। ठीक है, ईमानदार के आगे ऑल्टो मिल जाए तो बात हो जाए। पैसा ही नहीं होता भाई। ईमानदार के घर के आगे हद से हद ऑल्टो, और जो थोड़े से हमारी टाइप के ना सिविल वाले, ले BMW, ले फरारी, ले ऑडी। ठीक है, मतलब अलग ही चल रहा है आजकल ये यार। पुरानी बातें हो गई हैं, ऐसे लोग नहीं सक्सेस होते, सब होते हैं। ठीक है, ये देख फैजल फाज ने दिल की बात कही है अभी। चलिए यार चलते हैं, अच्छा लगा आप लोगों के साथ लेक्चर। ठीक है, और एक बात बोलूं क्या जाते जाते? अभी मैं लेक्चर से पहले जस्ट बैठ के कुछ लिख रहा था, तो लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख दिया कि
मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, याद रखना, जरा गौरपूर्वक सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और गलत मत लेना यार, ये सिविल वाले गलत ले लेते हैं हर बात को, गलत मत लेना, समझना उस चीज को, उस चीज की गहराई को समझना। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, सफलता के बाद रहेंगी हमारे नीचे ही, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। अभी जो मैंने बोला वो कैसा लगा वो बताओ जल्दी से। कुछ इस टाइप का मैं संडे को लेकर आने वाला हूँ, मस्त लिख रहा हूँ मैं आजकल। अभी तक मैं सुबेरे मेरे 16 थे और अभी तक मैं 28-29 लिख चुका हूँ कोट्स, ठीक है। समझ आया क्या? मंजिलें चाहे कितने भी ऊंची हो, सफलता मिलने के बाद रहेंगी हमारे नीचे ही, ठीक है। चलो बच्चों को समझ आया? अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी संडे को जो होने वाला है ना, मस्त होगा, मतलब मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। अब ऐसा भी नहीं कि तुम लोग कह दो सर बातें तो बहुत कर रहे थे, हुआ तो कुछ नहीं, मतलब कोशिश रहेगी। मेरे को अच्छा लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तो अभी एक आधा सवेरे भी बोला था कि पैसा बनाना है, पैसा कमाना नहीं, कमाना नहीं है, पैसा बनाना है, ठीक है। और जो मैंने किया मैं उसे कभी नहीं देखता, जो मेरे को करना है मैं उसको देखता हूँ। और रीडर्स आर द लीडर्स। और एक ये कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, रहेंगी हमारे नीचे ही। तो कुछ इस टाइप का मैं लिख रहा हूँ, बेहतरीन लिखा जा रहा है। बहुत सारे कोट्स लिखे हैं, 29-28 तक पहुंच चुका हूं मैं, ठीक है। संडे मस्त सेशन जाने वाला है, अभी आपको एक थंबनेल भी बना देंगे 1-2 दिन में, मस्त सा संडे मस्त चलेगा, ठीक है। चलते हैं। बाय द वे, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी इन दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। हमेशा हंसते रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ है। महादेव, ईसा मसीह, वो वाहिगुरु जी, सारे अपने माँ बाप में होते हैं, ठीक है। माँ बाप की सेवा जरूर। चले, बाय।